मोहब्बत एक सागर बाय फरहत इश्तियाक। वक्त रुखसत वो मुझे छोड़ने बाहर तक आई थी। बहुत याद आओगी तुम। वो मेरा हाथ थाम कर बड़े उदास लहजे में बोली थी। कल रात जब मैंने उन्हें अपने जाने का बताया था, वो उस वक्त भी इसी तरह उदास और दिल गिरफ्ता हो गई थी। उनकी आंखों में चमकते सितारों से मैंने दानिस्ता नजरें चुरा ली थी। गाड़ी में बैठने से कबल मैंने उन्हें अलविदा कहा तो बेख्तियार आगे बढ़कर उन्होंने मेरी पेशानी चूम ली थी। अपना ख़्याल रखना। उनके होंठों का पुरशफ़क़त लम्स और लहजे की मोहब्बत भरी मिठास मुझे अब फिर अपने हिसार में लेने लगी थी। मैं उस जगह से फ़ौरन चला जाना चाहता था। ये जगह और ये लोग मुझे कमज़ोर करने लगे थे। ये तिलिस्म कदा हमेशा की तरह फिर मुझे किसी जादुई दुनिया में ले जाने लगा था। मैंने 21 बरस जिस जज़्बे की आबियारी की, ये उसे कुचलने लगा था। मैंने एक आखिरी नज़र इस घर पर डाली, जिसे देखकर मैंने बारहा सोचा था कि क्या शदाद की जन्नत इस जन्नत से ज़्यादा खूबसूरत होगी, और वहाँ से बाहर निकल आया था। आपने जो भी किया हो, मगर मैं आपसे मोहब्बत करने लगी थी। मेरे आस-पास एक रोती हुई आवाज़ गूंजी थी और कल से अब तक ये आवाज़ बेशुमार मर्तबा मेरी समातों में गूंज चुकी है। हर बार ये आवाज़ मुझे कमज़ोर करने लगती है। मैं टूटने लगता हूँ। मेरा दिल चाहा मैं गाड़ी वापस मोड़ लूँ, मगर दिल की इस ख़्वाहिश के बरक्स मैंने गाड़ी की रफ़्तार बढ़ा दी थी। आजकल किसी का कोई भरोसा है? ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पर आँखें बंद करके एतबार कर लिया जाए। फूफो, आप सबको अपने जैसा समझती हैं, सीधा, सच्चा और मुखलिस। एक से बढ़कर एक मक्कार और चालबाज़ लोग पड़े हैं इस दुनिया में। पता नहीं ये भी कौन है, कहाँ से आया है? आपसे उसने मीठी-मीठी बातें करी और आप उस पर फ़ौरन ईमान ले आईं। पता नहीं क्या इरादे हैं उसके? क्या पता हमें अकेला समझकर किसी बुरी नीयत से आया हो? हानिया फूफो के बराबर में बेड पर बैठते हुए बड़े पुरतशवीश अंदाज में बोली। वो उसकी बातों के जवाब में बड़े इत्मीनान से मुस्कुरा दी। तुम खुद ही तो कहती रहती थी कि फूफो अनेक्सी कितनी वीरान लगती है। मुझे तो रात के वक्त उस तरफ जाते हुए डर लगता है। ऐसा करते हैं, अनेक्सी किराए पर उठा देते हैं। अब जब मैंने तुम्हारी बात मान ली है, तुम तब भी खुश नहीं हो। वो जितनी परेशान और मुज़्ज़रिब थी, फूफो उसी कदर सुकून से बैठी हुई थी। हाँ, तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि किसी बिल्कुल ही अनजान आदमी को किराए पर दे दें। हम किसी जान-पहचान वाली फैमिली को भी तो अनेक्सी किराए पर दे सकते थे। ज़माना कितना ख़राब है, अकेली औरतों के लिए तो ख़ास तौर पर। पता नहीं कोई वारदातिया ना हो। सोचा होगा इतने बड़े आलीशान मकान में सिर्फ़ 2 अकेली औरतें ही तो रहती हैं। तुम्हारे जुमले में ग्रामर की गलती है। या तो 2 औरतें होंगी या अकेली औरत। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 भी हों और अकेली भी? वो कतई गैर संजीदा थीं। फुप्पो, मैं बहुत सीरियस हूँ, वो मुँह बनाकर बोली, और वो उसके मुँह बनाने पर हँसते हुए कहने लगी, तुम्हारी संजीदगी का पता तो तुम्हारे इस ज़माना कितना ख़राब है से पता चल गया था। उसकी नाराज़ शक्ल पर नज़र पड़ी तो वो कदरे संजीदगी से गोया हुई। हानी डार्लिंग, मैंने एक दुनिया देखी है। 60 साल की उम्र में अगर मैं इस काबिल भी नहीं हो सकी हूँ कि लोगों को परख सकूँ, तो मेरी ज़िंदगी पर सिवाय अफ़सोस के कुछ नहीं किया जा सकता। उसे कोई मजबूर ही नहीं जो वो मुझसे मीठी-मीठी बातें करके वो मुझे राम राम करता। सीधी और सच्ची बात तो ये है कि मुझे वो खुद ही बहुत अच्छा लगा था। तुम्हें मैंने बताया था ना, इस्लामाबाद से वापस आते हुए रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। इत्तेफ़ाक से वो वहाँ से जा रहा था और उसने मुझे लिफ्ट दे दी। इस्लामाबाद से एबटाबाद तक मैंने उसके साथ सफ़र किया है। उसने तो ऐसी कोई बात भी की भी नहीं थी। वो कौल तुम्हारे कि हमारा आलीशान घर देख लिया होगा या अकेली औरतों को देखकर कोई वारदात करना चाहता है, तो ये तो बिल्कुल ही फ़ज़ूल बात है। उसने उस वक़्त ना तो हमारा घर देखा था और ना ही उसे ये मालूम था कि यहाँ सिर्फ़ हम दोनों रहते हैं। वो तो यहाँ अपनी छुट्टियाँ गुज़ारने आया है। कराची में उसका अपना ठीक-ठाक बिज़नेस है। तुमने अभी तक उसे देखा नहीं है, इसलिए इस किस्म के ख़यालात का इज़हार कर रही हो। बहुत पढ़ा-लिखा, वेल मैनर्ड और ख़ासा अमीर है। उसे हमसे ना तो कोई लालच हो सकता है, ना दुश्मनी। तुम्हारी तमाम सोचें एकदम लघु हैं। उसने तो सिर्फ ये कहा था कि वो अपने काम की थकन उतारने यहाँ आया है और 2 माह यहाँ मुकम्मल रेस्ट करेगा। किसी होटल वगैरह में वो ठहरना नहीं चाहता था। उसका इरादा था कि कहीं कोई घर वगैरह 2 माह के लिए किराए पर लेकर वहाँ रहेगा। उसका इरादा जानकर मैंने उसे ऑफ़र कर दी, जिसका तुम बतंगड़ बना रही हो। फूफो के समझाने पर वो खामोश तो हो गई थी, मगर उसका दिल अभी भी मुतमईन नहीं हुआ था। यहाँ इन दोनों के अलावा सिर्फ मुलाज़मीन थे, जो बाबा के ज़माने के और बहुत ही काबिल भरोसा थे।
बाबा ने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद मुस्तकिल यहीं सकूनत इख्तियार करने का फैसला किया था। ये उनका आबाई मकान था, जिसे पहले उन्होंने किराए पर दे रखा था। हानिया की मामा का उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था, उसे फूफो ने पाला था। वो जवानी में बेवा हो गई थीं और शौहर की वफ़ात के बाद अपने दोनों बेटों को लेकर भाई के पास आ गई थीं। आर्मी में होने की वजह से बाबा की पोस्टिंग्स बहुत हुआ करती थीं। यही वजह थी कि बड़ी क्लासेस में आने के बाद उसकी तमाम एजुकेशन हॉस्टल्स में हुई थी। अदनान और सफ़ी भी उसी की तरह हॉस्टल्स में रहते रहे थे। अदनान उससे काफ़ी बड़ा था, जबकि सफ़ी तकरीबन उसी का हम-उम्र था। अदनान को तालीम मुकम्मल करने के बाद अमेरिका जाने का ऐसा ख़ब्त सवार हुआ कि फिर ना तो उसे फुप्पो के आंसू रोक सके और ना ही बाबा का मान भरा इसरार। वो सब कुछ छोड़कर ऐसा गया कि फिर वहीं का हो गया। कभी-कभार ख़त, फ़ोन और पैसे भेजने के अलावा वो इन लोगों से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो चुका था। कितना दुख हुआ था पोपोको के बेटे के इस रवैये पर, मगर वो बड़ी साबिर थीं, यहाँ तक कि बेटे ने वहाँ खुद ही अपनी पसंद से शादी कर ली। वो तब भी खामोश रहीं। हानिया का एमएससी मुकम्मल हो गया, तो वो बाबा और फूफो के पास एबटाबाद आ गई। फिर ये हुआ कि उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। बाबा अचानक ही उन लोगों का साथ छोड़ गए थे और उनके जाने के बाद अभी वो दोनों फूफो-भतीजी खुद को सँभालने की कोशिश कर ही रही थीं कि सफ़ी ने भी बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए बाहर जाने का फ़ैसला कर लिया। मैं यहाँ टके-टके की नौकरी के लिए ख्वार नहीं हो सकता। बीई की डिग्री हाथ में लिए मैं जहाँ आज खड़ा हूँ, आज से 10 साल बाद भी यहीं खड़ा नज़र आऊँगा, अगर पाकिस्तान में रहा तो। फुप्पो की मिन्नत समाजत, हानिया का समझाना सब बेकार साबित हुआ था और यूँ वो दोनों यहाँ अकेली रह गई थीं। अपने इस आबाई मकान और बाबा की यादों को छोड़कर कहीं और जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाबा इतना कुछ छोड़ के गए थे कि वो और फूफो बगैर किसी सहारे के बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थीं। मगर यूँ खाली हाथ पे हाथ धरे बैठना उसे बिल्कुल पसंद ना था। फूफो खुद भी आर्ट्स ग्रेजुएट थीं और उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाने का तजुर्बा भी था। मिल बैठकर इन दोनों ने एक स्कूल बनाने का प्रोग्राम तय किया। उस इस तरह जहाँ पुप्पो का ध्यान बेटों की बेवफ़ाई की तरफ से हट गया, वहीं हानिया को भी अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका मुयस्सर आ गया। अब तो उनके स्कूल को बने हुए 2 साल हो गए थे और इन दोनों की अनथक मेहनत का नतीजा था कि स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था। ज़िंदगी बड़ी पुरसकून और हमवार गुज़र रही थी कि पुप्पो ने अचानक एनेक्सी किराए पर देने का मसला उठाया। वो खुद भी काफ़ी अरसे से यही चाह रही थी, मगर इस तरह नहीं। उसे पुप्पो की हर किसी पे जल्दी एतबार कर लेने की आदत से शदीद इख्तिलाफ़ था। बहरहाल जो भी था, अब तो वो आ गया था, उसकी नापसंदीदगी के बावजूद। उनका घर बहुत बड़ा था, अदनान होता, उसकी बीवी बच्चे होते, सफ़ी होता, तो ये घर इतना वीरान तो ना लगता। वो अक्सर दुःख से सोचा करती थी। इन दोनों के लिए तो वो घर ही ज़रूरत से बहुत ज़्यादा था। अनेक्सी का तो सवाल ही क्या था। बाबा की ज़िंदगी में उनके मेहमान वहाँ ठहरा करते थे। अगले रोज़ वो स्कूल से वापस आई तो फूफो घर पर मौजूद नहीं थीं। वो उससे पहले ही घर वापस आ चुकी थीं और गुल बीबी की इत्तला के मुताबिक वो नए किराएदार का हाल-अहवाल दरियाफ़्त करने गई थीं। वो गुल बीबी से खाना लगवाकर डाइनिंग टेबल पर बैठी फूफो का इंतज़ार कर रही थी। "क्या फूफो, आप भी जाकर बैठ ही गईं? मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी।" फूफो को आता देखकर वो फ़ौरन बोली, "गई तो खड़े-खड़े ही थी कि चलो पूछ आऊँ। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, मगर उसने बिठा लिया, तो बातों में वक़्त का ख़याल ही नहीं रहा।" वो मुस्कुराते हुए बोली थी। हानिया उनकी बात पर कोई भी तबसरा किए बगैर खाना खाने में मसरूफ़ रही। हाँ, अलबत्ता उसने ये ज़रूर सोचा था कि फूफो क्योंकि खुद अच्छी हैं, इसलिए उन्हें दुनिया का हर आदमी अच्छा लगता है। वो दुनिया को अपनी निगाह से देखती हैं, जहाँ सब बहुत ईमानदार, मुख़लिस और प्यार करने वाले हैं। लाख वो खुद को छुपा कर रखती थी, मगर बेटों की याद में जिस तरह वो बेकरार रहती थीं, वो इस उससे पोशीदा तो नहीं था। उसे अंदाज़ा था कि उस शख्स में उन्हें अदनान या सफ़ी जैसी कोई बात नज़र आई होगी और उनका दिल एकदम उसकी तरफ माइल हो गया होगा। रात के खाने के लिए फूफो ने खूब एहतमाम किया था। गुल बीबी के साथ मिलकर वो खुशी-खुशी खाना पकाने में लगी हुई थीं। फूफो, इस तरह तो लड़कियां अपने ससुरालियों के लिए एहतमाम करती हैं, वो उन्हें छेड़ रही थी। तमाम चीज़ें तैयार हो गई तो वो हानिया के पास आकर लाउंज में बैठ गई। टीवी देखने के दौरान उन्होंने कई दफ़ा दरवाजे की तरफ और कई मर्तबा घड़ी की तरफ देखा, मगर वो जिसका इंतज़ार था आकर नहीं दे रहा था। "पप्पू, आपके मेहमान तो अभी तक नहीं आए?" उसने घड़ी पर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। घड़ी पौने 10 बजा रही थी। "हाँ, मुझे भी हैरत हो रही है, वो आया क्यों नहीं?" उसे जवाब देते-देते उन्होंने गुल बीवी को आवाज़ लगाई, "जाओ तैमूर साहब को देखो जाकर, उनसे कहना खाने पर हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं।" उनका पैगाम सुनते ही वो फ़ौरन गर्दन हिलाती हुई रवाना हो गई। करीबन 8-10 मिनट बाद गुल बीबी की वापसी हुई थी। उसे अकेला आता देखकर फूफो को हैरत हुई थी। मैंने इतनी ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटा कि मुर्दा भी हो तो जाग जाए। मेरा ख़्याल है वो अंदर ही हैं ही नहीं।
सारी बत्तियां भी बंद हैं। वैसे गाड़ी तो उनकी खड़ी हुई है, शायद कहीं पैदल चले गए होंगे। वो तफसीली खताब के मूड में थी। उसका जवाब सुनते ही पुप्पो का चेहरा एकदम अफसरदा सा हो गया था। उन्होंने कितनी चाहत से इनवाइट किया था, कितने एहतमाम से तमाम चीज़ें तैयार की थी, और वो पुप्पो को उदास देखकर, वो जो पहले ही गुल बीबी का जवाब सुनकर गुस्से में बैठी थी, मज़ीद तप गई। आपको भी तो शौक है हर ऐरे-गैरे नत्थू हैरे पर खुलूस के टोकरे निछावर करने का। हाय अकेला बच्चा है, अभी तो सही से सेट भी नहीं किया है, भी नहीं है, क्या खाएगा? चाहे बच्चा 40-45 साल का लहीम-शहीम मर्द ही क्यों ना हो, वो हाय मेरा बच्चा होगा। ठीक है, अनेक्सी किराए पर दे दी। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई ना कोई रिश्ता भी ज़रूर इस्तवार किया जाए। सीधा-सीधा एक मकानदार और किरायादार के जैसे ताल्लुकात रखने चाहिए थे। देख लिया अपने खुलूस का अंजाम। बच्चे ने आना तो दरकिनार, माजरत करना भी गवारा ना किया। वो नॉन स्टॉप बोलने पर मसरूफ थी। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि पुप्पो उसे इशारे से पीछे क्या देखने को कह रही हैं। वो उनके इशारों कनाइयों से कतई नजर अपनी बात मुकम्मल करके ही चुप हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। अपने पीछे से उभरती उस मर्दाना आवाज़ को सुनकर वो बेसाख्तगी में मुड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम। फूफो उसके सलाम का जवाब देती सोफ़े पर से उठ चुकी थीं। गुल बीबी खड़ी दाँत निकालती कभी उसे और कभी नवारिद को देख रही थीं। वो अंदर आते वक़्त दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी और खुले दरवाज़े पर दस्तक देता वो अंदर आ गया था। फूफो और गुल बीबी दोनों ही ने उसे देख लिया था, मगर हानिया अपनी पुश्त उसकी तरफ होने की वजह से नहीं देख पाई थी। आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से इतनी ज़हमत हुई। टीवी देखते-देखते आँख लग गई और मैं ऐसा गाफ़िल हुआ कि अभी दरवाज़ा बजने की आवाज़ से ही जागा हूँ। वो पुप्पो से मुख़ातिब था और पुप्पो कुछ देर पहले की कोफ्त भुलाए दीदा दीदा और दिल फ़राश राह किए किए हुए थी। कोई बात नहीं बेटा, ज़हमत कैसी? आओ अब मज़ीद देर किए बगैर खाना खा लिया जाए। वो पुरखलूस अंदाज़ में मुख़ातिब थीं, फिर कुछ ख़याल आने पर वो आगे बढ़ते-बढ़ते रुक गईं और उससे बोलीं, अरे मैं तुम दो लोगों का तारुफ करवाना तो भूल ही गई। ये हानिया है मेरी भतीजी, एमएससी किया है इसने अप्लाइड फिजिक्स में। ये भी मेरे साथ स्कूल में होती है। और हानिया, ये तैमूर सज्जाद है। बाकी अपना तफसीली तारुफ ये खुद ही करवाएगा। वो अपनी कुछ देर पहले की बातों पर शर्मिंदा थी, इसलिए सर उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं सकी। अपनी इस हरकत पर बाद में फूफो से भी एक अदद लेक्चर सुनना पड़ेगा, ये बात उसे अच्छी तरह मालूम थी। वो ना बदतमीज थी ना मुंह फट, मगर इस नए बंदे पर वो अपना कुछ ऐसा ही इंप्रेशन डाल चुकी थी। खाने की मेज़ पर फुप्पो और तैमूर ही बातें कर रहे थे, जबकि वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसने एक आध मर्तबा चुपके से उसकी तरफ देखा तो वो बड़े मुतमईन अंदाज में फुप्पो से बातें करता नज़र आया। ऐसा लग तो नहीं रहा था कि उससे कोई बात माइंड की है, या फिर उसे अपने तासुरात दूसरों से छुपा लेने में कमाल हासिल था। खाने के बाद वो बजाय लोगों के साथ बैठकर कॉफ़ी पीने के अपने कमरे में आ गई थी। अब उसे अपना बैठना या ज़बरदस्ती उससे बातें करना हानिया को बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। ऐसे जैसे वो उसकी खुशामद या चापलूसी करने की कोशिश कर रही है, या अपनी बात का असर ज़ाहिर करने के लिए बिछ रही है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब उसका जो दिल चाहे सोचे, बिला वजह की चमचागिरी मुझसे नहीं होती। उसने खुद को इत्मीनान दिलाया था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक पप्पू ने उसे इखलाकियात पर एक तवील लेक्चर दिया था। मेहमान खुदा की रहमत होता है से शुरू होता ये 1 घंटा तवील लेक्चर बाबा की मेहमान नवाजियों के चीदा चीदा वाकयात पर जाकर ख़त्म हुआ था, और वो क्योंकि इस बात के लिए तैयार थी, इसलिए बड़े सब्र से तमाम बातें सुनी थी। रात में सोने के लिए कमरे में आई तो हस्बे आदत खिड़की खोलकर बाहर झांका। बाबा की वफात के बाद से वो बहुत डरपोक और बुज़दिल हो गई थी। उसे हर वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास सताता था। मर्द का सहारा औरत के लिए किस कदर ज़रूरी है, चाहे वो बाप की सूरत में हो, भाई हो, शोहर हो या बेटा। उसे अक्सर अपने बेसहारा और अकेले होने का ख़्याल रहता था, और वो फुप्पो से ऐसी कोई बात कहती तो नहीं थी, मगर अपने अंदर छाए इस खौफ को कभी दूर नहीं कर पाई थी। उसके बरक्स पुप्पो बड़ी मजबूत, बहादुर और निडर खातून थीं। वो ज़िंदगी के इतने नशीब व फराज देख चुकी थीं कि उन्हें किसी बात से खौफ नहीं आता था। सोने से पहले तमाम दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह वो बड़े वहमी अंदाज में देखा करती थी। अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर एक गहरी निगाह ज़रूर डाला करती थी। इस वक्त जो वो खिड़की खोलकर खड़ी हुई तो नज़रें सीधी अनेक्सी पर पड़ी थी। वो सतून से टेक लगाए, एक हाथ रेलिंग पर जमाए, दूसरे से स्मोकिंग करता पता नहीं क्या सोच रहा था। अनेक्सी के तीनों कमरों के बाहर 4 फुट चौड़ी जगह थी, जिसे बतौर बरामदा इस्तेमाल किया जा सकता था। सामने 2 स्टेप्स, जिन पर बड़े खूबसूरत से गमले रखे हुए थे, और बाकी दो इतराफ में ग्रिल लगी हुई थी। हानिया के कमरे और बरामदे की लाइट्स ऑफ थीं, जबकि अनेक्सी की लाइट्स ऑन थीं।
वो बड़ी गहरी सोच में था, मुसलसल एक ही ज़ाविये से खड़ा, वो सिगरेट के कश लेता अपने गिरदोपेश से बेनियाज़ नज़र आ रहा था। कल तो वो शर्मिंदगी में उसे सिर्फ़ सरसरी तौर पर ही देख पाई थी। आज बगौर देखा तो एहसास हुआ कि वो हँसा खुश शक्ल और हैंडसम है। उसकी पूरी शख़्सियत में सबसे ख़ास चीज़ उसकी आँखें हैं। हानिया ने उसे बगौर देखते हुए सोचा, अपने कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे अपने देखे जाने का भी कोई अंदेशा ना था, इसलिए वो बड़े आराम से उसका जायज़ा ले रही थी। हल्की सब्ज़ और बेहद गहरी आँखें, उसकी आँखों में मक़नातीसी चमक के साथ-साथ एक अजीब-सा इसरार था। जागते में भी सोती हैं, कुछ आँखें ऐसी होती हैं। उसने अपनी आदत के ऐन मुताबिक फ़ौरन ही उन आँखों के लिए ये उन्वान तजवीज़ किया था। उसने आलिया को जब भी किसी की आँखें, बाल या कोई भी चीज़ अच्छी लगती थी, वो झट किसी शेर का मिसरा या नज़्म की लाइन बतौर कैप्शन एक-दूसरे को सुनाकर दाद हासिल किया करती थी। कॉलेज की ये आदत ऐसी पुख्ता हुई थी कि वो अब आलिया के बगैर भी किसी में कुछ मुख्तलिफ देखती तो फ़ौरन कोई शेर ढूँढ लाती थी और फिर खुद ही उसे एन्जॉय किया करती थी। अपनी हरकत के फ़ज़ूल होने का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन ही वहाँ से पलट हट गई और आहिस्तगी से खिड़की बंद करती बेड पर लेट गई। सुबह वो और फूफो दोनों ही जल्दी उठा करती थीं। वो नमाज़ पढ़कर बाहर चहलकदमी करती थी। अखबार आ जाता तो बाहर ताज़ा हवा में बैठकर अखबार की सुर्खियों पर नज़रें दौड़ाती और फिर अंदर आ जाती। जबकि फूफो अपने नमाज के बाद के वज़ाइफ और तिलावत में मशगूल होती थीं। उसे सुबह का वक़्त बड़ा अच्छा लगता था। घास पर नंगे पाँव वॉक करती वो खुद को बड़ा फ्रेश और खुश महसूस करती थी। ये दिन भर में उसका पसंदीदा तरीन वक़्त था। ख़ान लाला से सलाम दुआ करती, वो पूरे बाग का चक्कर लगाती। इख्तितामी हिस्से पर पहुँची तो बरामदे में एक्सरसाइज़ करते तैमूर पर नज़र पड़ी। ट्रैक सूट पहने वो एक्सरसाइज़ करने में मसरूफ़ थी। रात के बरक़्स वो कहीं खोया हुआ नहीं था, बल्कि उसे देख चुका था और ना सिर्फ़ ये कि देख चुका था बल्कि एक हल्की-सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर ख़ैर-सगाली का मुज़ाहरा भी कर चुका था। जवाबन हानिया ने भी मुस्कुराते हुए दूर से हाथ हिलाकर विश किया था और वापस मुड़ गई थी। स्कूल में दिन मामूल के मुताबिक ही गुज़रा था। दोपहर में खाना खाकर फूफो तो सोने लेट गईं, जबकि वो अपने 2 रोज़ पहले लगाए गए पौधों का जायज़ा लेने लॉन में आ गई। कमरे की खिड़की से देखकर वो पहले ही मुतमईन हो चुकी थी कि तैमूर की गाड़ी नहीं खड़ी, यानी वो मौजूद नहीं। इसलिए बेधड़क खुरपी वगैरह उठाई यहाँ आ गई थी। इस हिस्से में उसने मौसम की सब्जियाँ और अपने पसंदीदा फल लगाए हुए थे। उसके हाथ से लगाए पौधे बढ़ भी जाते थे, इसलिए उसका शौक और भी बढ़ गया था। लगता है गार्डनिंग से आपको बहुत दिलचस्पी है। वो उससे कुछ फासले पर खड़ा बोल रहा था और हानिया उसकी आवाज़ सुनकर डर गई थी। वो उसके खौफज़दा चेहरे की तरफ हैरत से देखते हुए बोला, आप शायद डर गईं। अंदाज़ ऐसा था जैसे उसके डरने पर उसे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। डरी तो नहीं थी, असल में आपकी गाड़ी नहीं थी खड़ी। वो मैं समझी कि शायद आप नहीं हैं और इसी वजह से एकदम आपकी आवाज़ सुनकर चौंक गई थी। वो मट्टी में अटे अपने दोनों हाथ झाड़ती हुई खड़ी हुई और वो एकदम मुस्कुरा दिया। पता नहीं क्यों उसकी मुस्कुराहट हानिया को तंज़िया महसूस हुई थी। अच्छा, तो ये एहतमाम रात के खाने के लिए है? वो उससे कुछ ही फासले पर रखी बास्केट में भरी सब्जियों की तरफ इशारा करके बोला। जी हाँ, मुझे और फूफो दोनों ही को सब्जियाँ गोश्त वगैरह के मुकाबले में ज़्यादा पसंद है और फिर घर की सब्जियों का तो मज़ा ही अलग होता है। वो बास्केट हाथ में उठाते हुए संजीदगी से बोली। मुझे भी सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वो भी मुस्कुराहट दबाता हुआ संजीदगी से बोला। वो उसकी बात का मतलब समझे बगैर गर्दन हिलाते आगे बढ़ गई थी। अंदर जाने के लिए किचन के बैग पर भी एक दरवाज़ा था जो बरामदे ही में खुलता था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि पीछे से उसकी आवाज़ आई। और घर की उगी सब्जियाँ तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। घर की सब्जियों का वो अलग किस्म का मज़ा कैसा होता है? हानिया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो चेहरे पर बड़ी शरीर से मुस्कुराहट लिए खड़ा था। उसकी बात का मतलब समझ में आया तो वो भी मुस्कुरा दी। आपका यहाँ से जो भी सब्ज़ी तोड़ने का दिल चाहे आप तोड़कर पका लें और अलग किस्म के मज़े से लुत्फ़ अंदोज़ हों, मुझे हरगिज़ कोई एतराज़ नहीं होगा। उसे जवाब देती वो छपाक से अंदर घुस गई थी। अंदर आकर भी कितनी देर तक उसे हँसी आती रही थी। हानिया और हमरा ड्राइवर के साथ बाज़ार आई हुई थी। हमरा को अपनी कुछ शॉपिंग करनी थी और हानिया को वो ज़बरदस्ती साथ ले आई थी। गाड़ी से उतरकर दुकानों की तरफ बढ़ते हुए उससे अचानक तैमूर पर नज़र पड़ी। वो गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी नज़रें महसूस करते हुए हमरा ने भी उसी तरफ देखा था। कौन है ये स्मार्ट बंदा? तैमूर है, उसे ही हमने अनेक्सी किराए पर दी है। वो उसे जवाब देने के साथ-साथ तैमूर की तरफ देखकर दोस्ताना अंदाज़ में मुस्कुराई थी। तैमूर ने भी उसे देख लिया था, मगर ना तो उसकी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराया था और ना ही हाय हेलो की थी। उसके चेहरे पर बड़े ही नाकाबिले फ़हम और अजीबो-गरीब तासुरात रक़्म थे। आँखों में किरिख्तगी और अजनबियत जैसे वो उसे जानता ही ना हो।
गुड लुकिंग होने के साथ-साथ बंदा थोड़ा-थोड़ा प्राउड भी है, यानी एकदम तुम्हारी पसंद के ऐन मुताबिक, हमरा मसखरेपन से बोला, जबकि वो उसके अजनबी अंदाज़ पर खुद ही बड़ा अजीब-सा महसूस कर रही थी। हमरा के साथ बातों में लगकर वो वक़्ती तौर पर इस बात को भूल गई थी। इन दोनों के पास करने के लिए ढेर सारी बातें बातें होती थीं। हमरा भी उनके ही स्कूल में शौकिया मुलाज़मत कर रही थी, रोज़ाना ही वहाँ मिलती थीं, मगर बातों के खज़ाने में कभी भी कमी वाक़ई नहीं होती थी। सुबह बख़ैर, वो अपने इस रूटीन के मुताबिक वॉक कर रही थी जब उसने तैमूर की आवाज़ सुनी। उसे गेट से अंदर दाखिल होता वो पहले ही देख चुकी थी और देखकर बगैर कोई तासुर दिए आगे बढ़ गई थी। वो शायद बाहर से जॉगिंग करता हुआ आया था। सुबह बख़ैर, बग़ैर बग़ैर मुस्कुराहट चेहरे पर लाए खुश्क से अंदाज़ में कहती वो आगे बढ़ गई। आप रोज़ाना सुबह जल्दी उठती हैं? वो उसके साथ-साथ चलने लगा था। जी। वो मुख्तसर जवाब देकर चुप हो गई। उसके इस तरह साथ चलने पर उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। वो लहलहाते दरख्तों और ठंडी हवा से लुत्फ़-अंदोज़ होता इस तरह चल रहा था जैसे ये उसका रोज़ का मामूल है। हानिया का दिल चाहा कि उसे कोई सख्त सा जुमला कह दे, मगर खुद पर ज़ब्त करती चुप ही रही। फ्राइडे को रात गए तक मैं बुलावे का मुंतज़िर ही रहा। बाय द वे, वो सब्ज़ियाँ कैसी बनी थीं? वो बड़े दोस्ताना अंदाज़ में मुख़ातिब हुआ था। खान लाला को अख़बार उठाता देखकर वो जल्दी से अच्छी बनी थी कहती उनकी तरफ चली आई थी। उनके हाथ से अख़बार लेकर रबर बैंड उतारती वो सुर्ख़ियों पर नज़र दौड़ाने लगी। 3 मिनट बाद उसे पलट कर देखा तो वो जा चुका था। होंगे कहीं के नवाब, जब दिल चाहेगा बात कर लेंगे, जब दिल चाहेगा पहचानने से ही इनकार कर देंगे। वो चिड़चिड़ेपन से सोचती अंदर आ गई। गुल बीबी ने उसे तैमूर के आने का बताया तो वो उसकी आमद की वजह सोचती लाउंज में आ गई थी। पोपो तो घर पर नहीं है। सलाम दुआ के बाद उसने अगली बात यही कही थी। कोई बात नहीं, आप तो है ना। वो इत्मीनान से सोफे पर बैठता हुआ बोला। उसे बैठता देखकर मजबूरन हानिया को सामने वाले सोफे पर बैठना पड़ा था। वो खामोशी से बैठी उसके बोलने की मुंतजिर थी। जाहिर है जब आया है तो आने की कोई ना कोई वजह तो होगी। फरमाइए, कैसे आना हुआ? जब 2-3 मिनट जो ही खामोशी से गुजर गए तो वो बिलाखिर तंग आकर बोली। चाय पीने का मूड हो रहा था और क्योंकि मुझसे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनती इसलिए सोचा कि क्यों ना आपके यहाँ बिन बुलाया मेहमान बना जाए। वो बड़े सुकून से बोला। नजरें उसके चेहरे पर मरकूज किए वो बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसकी बात सुनकर वो दंग रह गई थी। इस किस्म की बेतकल्लुफ़ी की उम्मीद कम से कम वो उस शख्स से हरगिज़ नहीं कर रही थी। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती पप्पो को देखकर उसने सुकून का सांस लिया था। इस बेहद मुश्किल बंदे को वो समझ ही नहीं पा रही थी। तैमूर को देखकर वो बहुत खुश हुई थी। मैं तो समझ रही थी कि अब तुम्हें दोबारा बुलाने के लिए बाकायदा दावत देनी पड़ेगी, तभी आओगे। वो गर्मजोशी से बोली थी। हानि, तुमने तैमूर की कुछ खातिर मदारत भी की या हाली हुली बातों पर टरकाया है? जी फुप्पो, मैं बस गुल बीबी से चाय का कहने ही वाली थी। वो एकदम वजाहती अंदाज में बोली। गुल बीबी से नहीं, तुम खुद बना कर लाओ। उन्होंने एतराज़ किया था। उसे पता था चाय के साथ फुप्पो ढेर सारा एहतमाम भी चाहती हैं, इसलिए मजीद कुछ कहे बगैर किचन में आ गई थी। ट्रॉली खूब अच्छी तरह भरकर उसने गुल बीबी के हाथ रवाना की और खुद अपने कमरे में आ गई थी। तैमूर को गाड़ी अंदर लाता देखकर वो फौरन ही वहां से उठ गई थी। बात सुने उसे दूर से आवाज दी तो उसे रुकना पड़ा। गाड़ी बंद करके सनग्लासेस उतारता हुआ वो उसके पास आ गया। मैंने तो सिर्फ अनेक्सी किराए पर ली है, ये पोर्शन तो पूरा आपका है। यहाँ आने के लिए आप मेरी गैर मौजूदगी को क्यों ज़रूरी समझती हैं? जाहिर है ये आपका घर है, आप जिस वक्त और जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। इस पर मैं एतराज़ करने वाला कौन होता हूँ? वो दो टोक अंदाज में बोला था। आपको गलतफ़हमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। अपने घर में कहीं आने-जाने के लिए मुझे किसी की इजाज़त दरकार नहीं। वो जवाब देकर वापस मुड़ने लगी तो वो फ़ौरन बोला, आएँ मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पिएँ। शुक्रिया, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। वो उसकी दावत के जवाब में बोली। अच्छा, चाय? उसने बेसाख्ता कहा। बदमज़ा चाय पीने का मुझे तो कोई शौक नहीं, वो बड़ी बेमुरवती से बोली। चले कोल्ड कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कुछ भी, वो इसरार करने लगा। आप मुझे बुलाने पर इतना बज़िद क्यों हैं? उसने कुछ ताज्जुब से और कुछ चिढ़कर पूछा। और आप इनकार पर इतनी बज़िद क्यों हैं? वो बगैर जवाब में कुछ कहे कंधे उचकाती उसके साथ अनेक्सी की तरफ आ गई थी। आएँ बैठें। उसे कमरे में बिठाकर वो दोबारा बाहर निकल गया था। सामने शेल्फ में लगी कुतब देखकर उसे उसके बाज़ोक होने का एहसास हुआ था। वो उठकर शेल्फ के पास आ गई थी और बगौर उसका कलेक्शन देख रही थी। वो ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ तो उसने किताब वापस शेल्फ में रख दी और खुद भी आकर दोबारा सोफे पर बैठ गई। ट्रे टेबल पर रखकर उसने एक कप उसके हाथ में पकड़ाया था और दूसरा खुद लेकर बैठ गया। आपके पास बहुत अच्छी किताबें हैं, वो आइसक्रीम खाते हुए बोली। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर में जो स्टडी है वहाँ है मेरा कीमती और असल कलेक्शन। वो फखरिया अंदाज में बोला। आपने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से ही किया है? वो एक नज़र उस पर डालकर बोली। जी। उसका जवाब मुख्तसर था।
कराची में किस जगह रहते हैं आप? उसने दोबारा सवाल पूछा। यकीन करें मैं मिसेज़ शेराज़ को 2 महीनों का एडवांस किराया पहले ही दे चुका हूँ, वो बड़ी संजीदगी से बोला था। क्या मतलब? वो उसकी बात कतई नहीं समझी थी, जबकि वो चेहरे पर संजीदगी और आँखों में शरारत लिए उसे ही देख रहा था। कोई मतलब नहीं, आप अपना इंटरव्यू जारी रखें, वो शौख़ी से बोला। आपके ख़्याल से मैं आपका इंटरव्यू कर रही थी। वो उसकी ज़िद करती मुस्कुराहट से चिढ़कर बोली। मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, और यकीन करें मुझे इंटरव्यू देने का बहुत शौक है। पूछें, आपको जो भी पूछना है। वो हनूस शरारत के मूड में था। कुछ नहीं पूछना मुझे, वो आइसक्रीम का कप ट्रे में रखते हुए नाराज़ी से बोली। देखें, अभी तो आपने बहुत से बुनियादी सवाल नहीं पूछे, मसलन ये कि मैं कहाँ पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, कहाँ पढ़ा, क्यों पढ़ा, मेरा पसंदीदा रंग, खुशबू, शेर, मेरा सितारा वगैरह वगैरह। वो उसे मुसलसल चिढ़ा रहा था और वो वाकई चिढ़ गई थी। उसे उठता देखकर वो भी खड़ा हो गया। ये लें। वो शेल्फ में से वही किताब निकाल लाया था जो वो भी देख रही थी। उसे शशोपंज में मुब्तला देख कर वो फौरन बोला, ले लीजिए, ये गिफ्ट नहीं है, पढ़कर मुझे वापस कर दीजिएगा। हानिया ने कुछ सोच कर किताब उसके हाथ से ले ली। आप नाराज होकर तो नहीं जा रही? वो उसके साथ साथ दरवाजे तक आते हुए बोला। आप बहुत अजीब आदमी हैं, कम से कम मैं तो आपको नहीं समझ पाई। पहले खुद ही उल्टी-सीधी फ़ज़ूल बातें करते हैं और फिर मासूम बनकर पूछते हैं, नाराज़ तो नहीं? वो मुँह फट अंदाज़ में बोली और वो उसके अंदाज़ पर हँस पड़ा। चले, मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। वो बड़े आराम से अपनी गलती मानता हुआ माज़रत कर रहा था। बहुत ही मुश्किल बंदा है ये। अपने पोर्शन में दाखिल होते हुए उसने सोचा था, मैं कराची के में रिहाइश का क्या उस इस वजह से पूछ रही थी कि कहीं वो किराया दिए बगैर फरार ना हो जाए। उसकी बात हानिया की समझ में अब आई थी, लेकिन मुश्किल होने के साथ साथ मुनफरिद भी है। कितना ज़हीन है। उसके हिस्से मज़ाह आम लोगों से कितनी मुख्तलिफ है। उसकी बातें एकदम समझ में नहीं आती। वो उसके बारे में मुख्तलिफ बातें सोचने में मसरूफ़ थी। मैं ज़रा तैमूर की खैरियत मालूम करूँ। फूफो ने ड्राई फ्रूट्स खाती हानिया को मुखातिब किया। क्यों, उन्हें क्या हुआ? प्लेट में से काजू चूमते हुए वो बोली। कल भी सारा दिन घर पर रहा और आज भी सुबह से कहीं नहीं गया। खुदा न खास्ता तबीयत खराब ना हो। वो फिक्रमंदी से कहने लगी। उफ़ो फूफो, आप भी हद करती हैं। वो भी कहीं कहेंगे ये अच्छे मेरे पीछे पड़े हैं। भई कहीं बाहर नहीं गया, मेरी मर्ज़ी, उन्हें क्या तकलीफ़ है? वो इतना बदतमीज़ नहीं है। फूफो उसकी बात पर खफगी से कहती दरवाजे की सिमत बढ़ गईं। वो वहीं सोफे पर लेटे-लेटे सो गई थी। चलता हुआ टीवी भी गुल बीबी ने आकर बंद किया था। अज़ान की आवाज़ से उसकी आँख खुली। फूफो अभी तक नहीं आई? उसने गुल बीबी से बड़े ताज्जुब से पूछा था। नमाज से फारिग होकर वो चाय का कप हाथ में लिए वापस लाउंज में आ गई। इसी वक्त फूफो भी अंदर दाखिल हुई थीं। अच्छा हुआ मैं चली गई, बेचारा शदीद बीमार है, उसके इस अफ़सार पर वो बोलीं। तबीयत खराबी में उठने को भी कहाँ दिल चाहता है, सुबह से भूखा प्यासा पड़ा था। ऐसे साथ रहने का फ़ायदा कि बंदा एक दूसरे के दुख दर्द में भी काम ना आए। उन्हें अपने इतनी देर से जाने पर बड़ा अफ़सोस था। मैंने दूध पिलाया, दवा खिलाई, फिर उसके साथ बैठकर बातें करती रही ताकि उसका दिल बहल जाए। वो ममता भरे अंदाज में बोली थी। चलें, जन्नत में आपका एक अदद महल बन गया, वो शरारती अंदाज में बोली। वो उसकी बात पर हंसती हुई किचन में चली गई थी। फिर रात में वो अपने हाथों से उसके लिए सूप और खाना तैयार करके ट्रे में लगाकर खुद ही लेकर गई थी। वो दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अब थोड़ी-सी हिचकिचा भी रही थी। पता नहीं मुझे आना चाहिए था या नहीं। दरवाज़ा खुलने से पहले तक वो कई बार यही बात सोच चुकी थी। वो अभी-अभी नहा कर निकला था, तौलिया बेड पर उछालते हुए उसने दरवाज़ा खोला था। उसे देखते ही उसके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। ज़ेह-नसीब, आइए तशरीफ़ लाइए। वो उसे अंदर आने के लिए रास्ता देता हुआ शौक़ी से बोला। मैं आपकी किताब वापस करने आई थी। वो किताब उसकी तरफ बढ़ाए संजीदगी से खड़ी थी। सुबह-सुबह निहार मुँह किताब वापस करने का, बहुत शुक्रिया। वैसे गुल बीबी क्या आजकल छुट्टियों पर हैं? वो मुस्कुराहट अपने लबों पर रोकता हुआ संजीदगी से बोला। उसे अचानक अपने इस तरह आने पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा। कोई इतने ख़ास बीमार भी नहीं लग रहे मौसूफ़। बिलावजह फूफो ने शोर मचाया हुआ था। मैं चलती हूँ, वो वापस मुड़ी। अरे इतनी जल्दी? बैठिए ना, वो इसरार करने लगा। और अभी तो आपके महल की सिर्फ़ बुनियादें ही डाली गई होंगी। वो आँखों में ढेर सारी शरारत लिए उसे देख रहा था। हानिया का दिल अपने मामूल से हटकर अचानक तेज़-तेज़ धड़कने लगा था। यकीन करें, मैं वाक़ई बहुत बीमार हूँ। अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार हो रहा है। वो यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। हानिया खामोशी से सोफ़े पर बैठ गई थी। अपनी झेंप मिटाने के लिए खुद को ज़बरदस्ती पुरएतमाद ज़ाहिर करते हुए उसने सर उठाकर अपने ऐन सामने तैमूर सज्जाद को देखा, तो वो मुकम्मल तौर पर अपनी ही जानिब मुतवज्जे नज़र आया।
कल तो मुझे इस कदर तेज़ बुखार था कि मेरे ऊपर रख कर चाय का पानी उबाला जा सकता था। मिसेज़ शिराज़ भी मेरी हालत देखकर परेशान हो गई थीं। वो मुबालगा आराई की हद करते हुए बोला, आप फूफो को मिसेज़ शिराज़ क्यों कहते हैं? बड़ी देर के बाद उसे बोलने के लिए कुछ न कुछ सूझ ही गया था। मेरा मतलब है वो आप आपसे इतना प्यार करती हैं, आपको अपना बेटा कहती हैं और आप इतने फ़ॉर्मल तरीके से उन्हें मुख़ातिब करते हैं। कितनी अजनबियत का एहसास होता है इस तरह बोलने में। फिर क्या कहा करूँ जिससे अजनबियत का एहसास ना हो? वो उल्टा पूछने लगा था। आप उन्हें आंटी कह सकते हैं या जो भी आप मुनासिब समझें। मिसेज़ शिराज़ से तो हर नाम ही अच्छा होगा। वो बिल्कुल इसी तरह बोली थी जैसे स्कूल में बच्चों को कोई बात समझाते हुए बोलती थी। और आपको क्या कहा करूँ? मेरा मतलब है जिससे अजनबियत का एहसास ना हो, वही उसे ज़िज कर देने वाली मुस्कुराहट उसने चेहरे पर सजाई हुई थी। मैं अपनी अपनी बात नहीं कर रही थी। वो हस्बे आदत चिढ़ गई थी। फिर भी हानिया, हानी, हनी क्या कहा करूँ? मिस हानिया महमूद, वो एक-एक बात पर एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर डालते हुए बोली। इतना लंबा नाम, अभी मैंने आपका नाम ले ही रहा हूँगा और आप एबटाबाद से पेशावर पहुँच चुकी होंगी। उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय वो हैरत से तकिए के नीचे से झाँकते हुए रिवॉल्वर को देख रही थी। आप अपने पास रिवॉल्वर रखते हैं? वो पहले ही उसकी नज़रों के ताक़ुब में देख चुका था कि वो किस चीज़ को देखकर हैरान हो रही है। जी, वैसे इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? अपनी हिफ़ाज़त के लिए बेशुमार लोग अपने पास रिवॉल्वर्स रखते हैं, वो मुतमईन अंदाज़ में बोला था। फुप्पो को नाश्ते की ट्रे उठाकर अंदर आता देखकर वो दोनों ही उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। दरवाज़ा खुला हुआ था और वो पहले ही इन दोनों को बैठा हुआ देख चुकी थी। हानिया ने गौर ही नहीं किया था कि उन्हें आता देखकर तैमूर ने जल्दी से आगे बढ़कर रिवॉल्वर बेड की साइड टेबल में डाल दिया था। आंटी, मैंने आपको मना भी किया था, प्लीज़ ये तकल्लुफ़ मत किया करें। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है और वैसे भी अब तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हानिया उसके मुँह से आंटी सुनकर मुस्कुरा दी थी, जबकि फूफो उसने उसके बदले हुए तर्ज़ तख़ातुब पर कुछ खुश और कुछ हैरान नज़रों से उसे देखा था। कुछ इतना ख़ास नहीं बनाया मैंने जिसे तकल्लुफ़ कहा जाए, और ये तुम इतनी ठंड में सुबह-सुबह नहाए क्यों? वो फ़िक्रमंदी से कहती टेबल पर नाश्ता लगाने लगी थी। मैं अपना नाश्ता भी यहीं ले आई हूँ, मैंने सोचा हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। वो ट्रे खाली करके एक तरफ रखते हुए बोलीं, हानि, तुम्हारा नाश्ता मैं टेबल पर लगा कर आई हूँ। वो गर्दन हिलाती वहाँ से उठ गई। ये तैमूर को अपने पास रिवॉल्वर रखने की भला क्या ज़रूरत है? यहाँ इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? जबकि वो एबटाबाद आया भी फर्स्ट टाइम है। नाश्ते के दौरान और फिर स्कूल के लिए तैयार होते वक़्त वो उसी के बारे में सोचती रही और उसके सामने मैं कितनी स्टूपिड हरकतें करने लगती हूँ, बिल्कुल किसी 16 साला लड़की की तरह बिहेव करती हूँ। उसे देखने चली ही गई थी, तो किताब वाली बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? उसने अपने आप को खुद ही डाँटा था। यार, तो तू शुरू से ही लकी है। एक से बढ़कर एक हैंडसम और किराएदार मिला, तो वो भी दिल भरकर हैंडसम और गुड लुकिंग है। हमरा की इस फजूल बकवास पर उसने फाइल से नजरें उठाकर उसे खफगी से देखा था। स्कूल में फाइनल एग्जाम्स के बाद रिजल्ट तैयार होने की गहमा गहमी चल रही थी और वो दोनों ही उसमें बुरी तरह मसरूफ थीं। बेतुकी बातें करने के अलावा तुम्हें कोई और काम है? इसमें बेतुकी क्या बात है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी किस्मत पर रश्क कर रही हूँ। वैसे सच सच बताओ, चक्कर क्या है? आंटी भी हर वक्त तैमूर तैमूर करती नजर आती हैं और तुम्हारे तेवर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो शरारत से आंखें नचाते हुए बोली, हमरा, तुम पिटोगी मुझसे। वो गुर्राई और हमरा उसके नाराज होने का कोई नोटिस लिए बगैर बड़े आराम से च्युइंगम चबाती रही। वैसे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कोई मुज़ायका तो नहीं, मुझे तो वो बंदा बेहद अच्छा लगा है। उसे पेपर वेट उठाता देखकर वो मुमकिन हमले से बचने की खातिर सर नीचे करती हुई सॉरी करने लगी थी। बहुत बेहुदा हो गई हो। कोई कह सकता है कि फ़ज़ूल बकवास करती इस हमरा सिद्दीकी ने एमए में फ़र्स्ट क्लास फ़र्स्ट पोज़ीशन ली थी। उसकी नाराज़गी के ख़्याल से वो चुप तो हो गई थी, मगर आँखों में शोखी और शरारत अभी तक मौजूद थी। हमरा का दिमाग ख़राब हो गया है, हर बात में उससे कोई ना कोई चक्कर नज़र आता है, बेवकूफ़ ना हो तो। रात सोने के लिए लेटी तो हमरा की बातों पर उसने यही सोचा था। इतवार के रोज़ वो और फूफो नाश्ता बड़े एहतमाम से किया करते थे। रोज़ाना स्कूल वक़्त पर पहुँचने की अफ़रा-तफ़री में नाश्ते के नाम पर बस एक रस्म ही अदा की जाती थी। आज भी इतवार होने की वजह से फूफो हलवा पूरी, साथ आलू छोलों का सालन और भुना हुआ कीमा बना रही थीं। फूफो, और कितनी देर लगेगी? वो 5वीं दफ़ा उनसे यही बात पूछ रही थी। उसे फूफो से लाड उठवाने में बहुत मज़ा आता था और छुट्टी वाले दिन तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह उनसे ज़िद्दें किया करती थी। अपनी पसंद के खाने पकवाती थी। बस थोड़ी देर और लगेगी। सूजी भूनते हुए उन्होंने बड़े मसरूफ़ अंदाज में कहा। गुल बीबी पूरियों का आटा गूंथ चुकी थीं और अब ट्रे में छोटे-छोटे पेड़े पेड़े बनाकर रख रही थीं।
सब चीज़ें तकरीबन तैयार हैं। ऐसा करो तुम तैमूर को भी बुला लाओ, फिर गरम-गरम पूरियाँ तलूँगी। फूफो की बात पर वो कुर्सी से उठ गई, फिर कुछ ख़्याल आने पर एकदम रुक गई। हो सकता है वो नाश्ता कर चुके हों। तुम कह कर तो आओ, अगर कर चुका होगा तो कोई बात नहीं। उनका जवाब सुनकर वो बाहर निकल गई थी। उस पर वो नज़र पड़ते ही वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराया। आपने नाश्ता कर लिया या अभी करेंगे? सलाम दुआ के बाद उससे फ़ौरन अपने काम की बात पूछी। आप अंदर तो आ जाएँ, वो दरवाज़े के सामने से हटकर बोला। नहीं, मैं बैठने नहीं आई। फूफो ने आपको हमारे साथ नाश्ता करने की दावत भेजी है। अगर आपने अब तक नाश्ता नहीं किया तो फ़ौरन आ जाएँ और फूफो के हाथ के बने हलवा पूरी के नाश्ते से लुत्फ़ अंदोज़ हों। नाश्ते की दावत और वो भी ऐरे-गैरे नत्थू हैरे को। उसकी बात के जवाब में वो ज़बरदस्ती हैरत का मुज़ाहरा करता हुआ बोला। उसे इतनी पुरानी बात अब तक याद है। हानिया एक पल के लिए ज़रा शर्मिंदा सी हो गई, फिर ढिठाई का मुज़ाहरा करते हुए जल्दी से बोली। दावत फूफो ने दी है, मैंने तो सिर्फ पैगाम पहुँचाया है, फिर आप आ रहे हैं। वो वापसी के लिए पर तोल रही थी। हाँ, आप चलें, मैं आता हूँ, बस ज़रा बात लेना है, 10 मिनट लगेंगे। वो दरवाजे के पास से हटकर आयरन स्टैंड के पास जाकर खड़ा हो गया। ख़्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो मैं हलवा पूरी के नाश्ते के बजाय हलवा पूरी लंच करना पड़े। अपना बदला चुकाकर वो बड़े मुतमईन अंदाज़ में अंदर आ गई थी। इस्त्री ऑन करके हैंगर से अपनी ब्लू कलर की शर्ट उतारता तैमूर उसकी बात पर बेख्तियार हंस पड़ा। लाए मैं इस्त्री कर दूं। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। थैंक्स यू, मैं कर लूंगा, उसने इनकार कर दिया। खामखा देर हो जाएगी, आप नहाने जाएं, मैं इस्त्री करके या शर्ट यहाँ रख जाऊंगी। वो दोबारा वजिद हुई। मुझे अपना काम खुद करने की आदत है और वैसे भी मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसके इसरार पर वो उसने सख्ती से मना कर दिया था और इस्त्री करनी शुरू कर दी। वो मज़ीद कुछ भी कहे बगैर वापस आ गई। वो अपने वादे के मुताबिक 10 मिनट बाद आ गया था और वो जो कुछ देर पहले हलवा पूरी के नाश्ते के लिए बड़ी बेताब थी, अब बैठी बेदिली से लुक़्मे ले रही थी। क्या हुआ, बस इतना सा खाया है तुमने? तैमूर की प्लेट में कीमा डालते हुए उन्होंने चौंक कर उसे देखा था, जो प्लेट एक तरफ खिसकाकर चाय की सिप ले रही थी। शोर तो इतना मचा रही थी कि पप्पो इस संडे को हलवा पूरी होनी चाहिए और खाया क्या है? वो नाराज़ी से बोली थी। तैमूर खामोशी से दोनों के मुकालमे सुनता नाश्ता कर रहा था। पप्पो मैं मेहमान तो नहीं हूँ, अभी दिल नहीं चाह रहा, जब भूख लगेगी तो खा लूँगी। वो चाय का कप हाथ में लिए टेबल से उठ गई। नाश्ते के बाद भी तैमूर काफ़ी देर तक बैठा पप्पो के साथ बातें करता रहा था। वो बाहर लॉन चेयर पर बैठी अखबार का मुतालिया कर रही थी। तैमूर को लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता देखकर उसने अखबार मज़ीद फैलाकर अपने चेहरे के सामने कर लिया था। अखबार पढ़ चुके तो ज़रा नेक्स्ट में आइएगा। हानिया ने अखबार से नज़रें उठाकर उसे देखा। उसके पास खड़ा वो बड़ी बुर्दबारी से कह रहा था, मुझे अपने अगले हफ्ते पहनने वाले तमाम कपड़े इस्त्री करवाने हैं, जूते पॉलिश करवाने हैं, बाथरूम धुलवाना है, कमरे की डस्टिंग करवानी है और 2-4 ऐसे ही छोटे-मोटे काम और भी करवाने हैं। उसकी रगों में दौड़ते फौजी खून ने एकदम जोश मारा। अखबार टेबल पर पटक कर वो बड़े जाहो जलाल और गुस्से से उसे घूर रही थी, जबकि वो उसके तासुरात से बेनियाज़ मुस्कुराता हुआ कह रहा था, मुझे क्या पता था इतनी अच्छी एनेक्सी किराए पर मिलने के साथ-साथ मुझे एक अदद मासी भी मुफ्त में मिल गई है। बावजूद गुस्से के उसे बेसाख्ता हँसी आ गई और उसे हँसता देखकर वो बड़े सुकून से मुस्कुराता हुआ उसके बराबर में बैठ गया था। इतनी छोटी-सी बात पर इतना शदीद गुस्सा, वो ताज्जुब से पूछ रहा था। मुझे आपका बात करने का स्टाइल बहुत बुरा लगा था, वो साफ गोई से बोली थी। सॉरी, उसने झट माज़रत की। वैसे ये आज पता चला है गुस्सा किसी भी बात पर हो उतरता बेचारे खाने पर ही है। हानिया उसकी बात पर एकदम झेम गई। शाबाश, जाकर अच्छे बच्चों की तरह नाश्ता करें। आपका फरमाइशी हलवा पूरी का नाश्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। वो बुजुर्गाना अंदाज में बोला। वैसे आप इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा मैं समझती थी। अब मुझे लग रहा है कि उस रोज़ बाज़ार में आपने मुझे यकीनन पहचाना नहीं था। हो सकता है चादर और सनग्लासेस की वजह से आप मैं पहचान ना पाए हों और मैं समझी आपने जानबूझकर मुझे इग्नोर किया है। हानिया की बात पर वो मुस्कुरा दिया। शुक्र है आपने मेरे बारे में आखिरकार अच्छी राय कायम कर ही ली। पता है जब फूफो ने आपको नेक्सी किराए पर दी थी तो मैंने बहुत एतराज़ किया था। उस वक़्त मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है, कैसा है? हमें किसी अनजान आदमी को रखना चाहिए या नहीं? आपके बारे में मेरे दिल में बहुत से वसवसे थे। वो उसके चेहरे पर फैलते तासुरात से बेनियाज़ बोलने में मसरूफ़ थी। अपनी बात मुकम्मल करके उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर ना समझ में आने वाले तासुरात दर्ज थे। मैं चलता हूँ, वो यकदम कुर्सी पर से उठ गया। हानिया उसके इस तरह अचानक उठ जाने पर हैरतज़दा सी थी। ऐसी तो मैंने कोई बात नहीं की कही, हो सकता है उसे कोई काम याद आ गया हो। वो खुद को इत्मीनान दिलाती वहाँ से उठ गई थी। लाउंज की सफाई करती गुल बीवी ने उसके हाथ में लाकर एक नोट पकड़ाया था। कुर्सी के पास पड़ा था ये नोट, पता नहीं किस मुल्क का है। वो नोट उसके हाथ में पकड़ा कर चली गई थी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखकर वो हक्का-बक्का रह गई थी।
उनके जानने वालों में दूर-दूर तक ऐसा कोई नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो। फिर ये नोट कहाँ से आ गया? उसने नोट फूफो को दिखाया तो वो भी हैरान हुई थीं। पिछले 2-3 रोज़ से घर में कोई मेहमान भी नहीं आया था कि तैमूर के अलावा तो कोई आया ही नहीं, फूफो ने कहा। हो सकता है उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी जमा करने का शौक हो। अब की दफ़ा मिलेंगे तो मैं पूछूंगी, हानिया ने उनसे कहा और वो जवाब में गर्दन हिलाकर खामोश हो गई थी। पप्पू को किसी शादी में जाना था। गुल बीवी शादियों में जाने की शौकीन हानिया के इनकार पर फौरन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। मगरिब की नमाज के बाद वो दोनों चली गई थी। उनके जाने के बाद कुछ देर तो वो टीवी देखती रही, फिर जब बोरियत होनी शुरू हुई तो वो टीवी बंद करके उठ गई। क्यों ना कुछ बनाया जाए, वो खुद से कहती किचन में आ गई थी। डोनट्स की ट्रे ओवन से निकालते हुए वो बड़ी खुश थी। आज बहुत दिनों बाद कुछ बेक किया था, इसलिए कॉन्शियस थी, मगर चख कर देखने पर अंदाजा हो गया था कि डोनट्स ठीक ठाक बने हैं। फुप्पो और गुल बीबी के लिए अलग से थोड़े से निकाल कर रखने के बाद उसने ट्रे को एल्यूमीनियम फॉयल से कवर किया और हाथों में ऐसे कपड़ों की शिकने दूर करती किचन का पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर बरामदे में निकल आई। बाहर घिन गिरज के साथ ज़ोरदार बारिश हो रही थी। यहाँ के मौसम और बारिशों की आदी होने के बावजूद उसे बादलों के गरजने से बहुत डर लगता था। जल्दी से तेज़-तेज़ कदम उठाती वो अनेक्सी की सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। अनेक्सी पूरी अंधेरे में डूबी हुई थी। तैमूर ने लाइट्स क्यों नहीं ऑन की? ओह! आई सी, यकीनन उस दिन की तरह गधे घोड़े सब बेचकर सो रहे होंगे। वो मुस्कुराती हुई उसके कमरे के पास आई तो दरवाज़ा आध खुला नज़र आया। तमाम लाइट्स ऑफ थीं, सिर्फ बेड साइड में रखा लैंप रोशन था। उसे कमरे का माहौल बड़ा डरावना महसूस हुआ। रॉकिंग चेयर पर झूलता वो मोबाइल पर किसी से मुखातिब था। उसकी आवाज़ सुनकर तहानिया का दस्तक देने के लिए बढ़ता हुआ हाथ बेसाख्ता रुक गया था। किसी का बेटा नहीं हूं मैं, वो फुंकारा था। उसके लहजे की सख्ती हानिया को अंदर तक हिला गई थी। जितना दिल चाहे अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लो, मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगा। अभी तो मैं इस चूहे बिल्ली के खेल को एंजॉय कर रहा हूँ। जिस वक्त खेल खत्म करना होगा तुम्हें बता कर आऊंगा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलते बोलते उसे पता नहीं क्या एहसास हुआ था कि एकदम गर्दन मोड़ कर देखा था और वो जो इतनी खौफनाक बातें सुनकर धक से रह गई थी, उसे मोबाइल बंद करके दूर उछालते और फिर रॉकिंग चेयर से उठते देखकर ट्रे उसके हाथ से गिर गई थी। वो उल्टे कदमों वहां से भागी थी, मगर एक कदम ही आगे बढ़ी होगी कि उसे पीछे से कंधे पर हाथ रखकर घसीटा गया था। उसके मुंह से घुटी-घुटी सी चीख निकल गई थी। बारिश और बादलों की घिन गिरज में उसके चीखने की आवाज़ खान लाला तक पहुंच ही नहीं पाई थी। वो उसे मुंह पर हाथ रखकर घसीटता हुआ कमरे में ले आया था। कमरे में लाकर उसने एक जोरदार झटके से छोड़ दिया। वो औंधे मुंह कारपेट पर गिरी थी। दरवाजे को लॉक करके उसने खिड़की भी बंद कर दी। उसे खिड़की और दरवाज़ा बंद करते देखकर वो जल्दी से सीधी खड़ी हो गई थी। उसे एक-एक कदम अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसका दिल खौफ से बंद होने लगा। ये वो तैमूर तो नहीं था जो नरम और शीरीन लहजे में उससे गुफ्तगू किया करता था, जिसकी आंखों में उसने हमेशा अपने लिए बड़ी खास और अनोखी सी चमक देखी थी। ये तो कोई और था। हर किस्म के जज्बात से आरी क्रिख्त चेहरा और आंखों में इंतहाई खौफनाक तासुर। वो बेख्तियार पीछे की तरफ खिसकने लगी थी। तैमूर, प्लीज मुझे जाने दें। उसकी कमर दीवार से टकराई थी। खुद को उससे बचाने के लिए वो मजीद पीछे नहीं जा सकती थी, जबकि वो चेहरे पर खौफनाक सी चमक लिए एक एक कदम सुकून से उठा था उसके ऐन सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बुरी तरह कांप रही थी। क्या सुना है तुमने? उसका ठंडा बर्फ जैसा लहजा उसके जिस्म में से जान निकाल रहा था। कुछ नहीं सुना मैंने, बाय गॉड मैंने कुछ नहीं सुना, वो रोते हुए चिल्लाई। मुझे जाने दे, प्लीज मुझे जाने दे। वो सख्त सर्दी में वो पूरी की तू पूरी पसीने में नहा गई थी। जो कुछ सुना है अगर किसी से कहा तो याद रखना, जो एक कत्ल कर सकता है वो दो तीन चार पांच कितने भी कत्ल कर सकता है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर गुर्राया। उसके हाथों की आहिनी गिरफ्त उसके जिस्म और जान में दर्द की शदीद लहर दौड़ा गई थी। शदीद तकलीफ और खौफ के मारे वो जवाब में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बस किसी भी लम्हे कत्ल कर डालेगा। उसने जोर से चिल्लाकर खान लाला को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, मगर वो उसका इरादा भांप कर पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख चुका था। कितनी देर तक वो उसके मुंह पर हाथ रखे रहा था, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। वो बुरी तरह मचलती खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिशें तो क्या कामयाब होतीं। अलबत्ता उसने खुद ही हाथ हटा लिया था। उसके हाथ हटाते ही हानिया ने दोबारा चिल्लाने की कोशिश की तो उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुँह पर मारा था। उसका सर दीवार से टकराया। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ हानिया महमूद, लेकिन अगर तुमने पुलिस को इत्तला देने की कोशिश की या किसी और को इस बारे में कुछ बताया तो तुम्हारी और तुम्हारी
अजीज अज़जान, फूफो की ज़िंदगी की मेरे पास कोई ज़मानत नहीं होगी। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इज़ दैट क्लियर? वो सर्द सपाक लहजे में बोल रहा था। वो थप्पड़ की तकलीफ भुलाए दीवानावार भागती हुई दरवाजे की तरफ गई थी। तैमूर सुकून से खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। दरवाजे का लॉक खोलकर वो अंधाधुंध बाहर भागी। कितने सारे डोनर्स उसके पैरों के नीचे आए थे। उसका दुपट्टा जो तैमूर के घसीट कर अंदर ले जाने पर बाहर बरामदे में गिर गया था, अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। वो सब चीजों को नजरअंदाज करती अंदर आ गई थी। पुप्पो और गुल बीबी अभी तक नहीं आई थी। उसका दिल चाहा खान लल्ला को आवाज देकर अपने पास बुला ले, उनसे कहे मुझे बचा लो, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। पूरे घर में सन्नाटा था और वो अकेली। लाउंज का दरवाजा शायद हवा से बचा था, मगर वो खौफ के मारे चीख उठी थी। इसी वक्त बादलों की खौफनाक गिरिश की आवाज समाज से टकराई थी। उसकी आँख खुली तो वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। अपने सरहाने बैठी फूफो को देखकर बेख्तियार उसकी आंखें भर आई थीं। वो बड़े पुरतशवीश अंदाज में उसे देख रही थी। कैसी हो मेरी जान? वो उसकी तरफ झुकते हुए बोली। फूफो, मुझे छुपा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो रोते हुए बोली। उन्होंने आगे बढ़कर जल्दी से उसे अपनी आगोश में छुपा लिया। डरते नहीं है बेटा, हम सब हैं तुम्हारे पास, डरने की क्या बात है? वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। सारी रात मैं और तैमूर तुम्हारे लिए कितना परेशान रहे हैं। पूरे 10 घंटों बाद तुम्हें होश आया है। उसने एकदम डर कर उनकी गोद से सर उठाया था और नजरें सीधी सामने कुर्सी पर बैठे तैमूर पर पड़ी थीं। बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या हुआ था, सब एकदम याद आ गया था। क्या हुआ हानि? उसे दोबारा हाथ पांव छोड़ता देखकर वो रो पड़ी थी। बाबा, मुझे बचा ले, बाबा आप कहाँ हैं? बेहोश होने से पहले उसके मुंह से निकले सरगोशी नुमा ये जुमले इन दोनों ही ने सुन लिए थे। उसे दोबारा होश आया तो फुप्पो अकेली उसके पास बैठी तस्वीर के एक दाने गिराती मुसलसल दुआओं में मसरूफ थी। उनके हाथ से नाश्ता करके वो चुपचाप लेटी हुई थी। उनके लाख पूछने पर भी वो एक लफ्ज़ नहीं बोली थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे बिल्कुल याद नहीं। बहुत दफ़ा के इस अफ़सार के जवाब में वो नज़रें झुकाकर बोली थी। वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने ही के लिए उसके पास से उठी थी, वरना सुबह से यहीं बैठी हुई थी। तैमूर को कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता देखकर उसके हाथ-पाँव बिल्कुल सुन्न हो गए थे। बेजान होते जिस्म के साथ वो खुद को इस काबिल भी महसूस नहीं कर रही थी कि उठ ही सके। कैसी तबीयत है? वो इस वक्त वही तैमूर था जिसका लहजा शीरीं होता था और जिसकी नज़रों में बड़ा नरम और मुलायम सा तासुर होता था। उसके चेहरे की सफ़ेद पड़ती रंगत देखकर वो एक लम्हे के लिए चुप सा हो गया था। हानिया प्लीज़, जो हुआ उसे एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ। मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता था। बिलीव मी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम्हें तकलीफ़ देने का मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कभी भी नहीं। कल रात जो कुछ हुआ मैं उस सब के लिए माफ़ी माँग रहा हूँ। वो निदामत से सर झुकाकर बोल रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों में से किसे सही समझे, कल रात वाले तैमूर को जो बेहद बेरहम था या इसे जो चेहरे पर अफसुर्दगी और निदामत लिए बैठा था। वो कुछ देर तक उसके जवाब का इंतजार करता रहा था और फिर थके थके कदमों से उठकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वो कितनी देर तक रोती रही। शाम तक उसकी तबीयत काफी संभल चुकी थी। उसकी चुप तो नहीं टूटी थी, मगर तबीयत काफी बेहतर थी। पप्पो ने रात भर की टेंशन के बाद इस वक्त सुकून का सांस लिया था, मगर जैसे जैसे रात होनी शुरू हुई उसका खौफ फिर ऊद आया। फुप्पो कहीं मत जाएं, मेरे पास बैठी रहें। उन्हें उठ कर जाता देखकर वो खौफजदा अंदाज में बोली और वो उसके मुतोहश अंदाज पर खौफजदा भी हो गई। वो लॉन चेयर पर बैठी गैर दिलचस्पी से इधर-उधर देख रही थी। सर्दी की शिद्दत में अचानक ही इज़ाफ़ा हो गया था। उसके कहने पर फूफो उसे यहाँ बिठाकर खुद नहाने चली गई थीं। तैमूर को इस तरफ आता देखकर कल की तरह वो बेहोश तो नहीं हुई थी। खौफ के साथ-साथ एक अजीब से रंज और मलाल ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसके चेहरे पर नज़र आती दहशत और बेएतबारी के रंग देखकर वो चुप-सा हो गया था। तैमूर सज्जाद, तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्लीज खुद को रिलैक्स रखो। देखो, तुम्हारी वजह से आंटी भी कितनी परेशान है। वो आहिस्तगी से लेकिन मजबूत लहजे में बोला। आप कौन हैं? उसकी बात को नजरअंदाज करके उसने पूछा। यहाँ क्या करने आए हैं? देखिए, मजीद झूठ मत बोलिएगा हमसे। वो बेतबारी से उसकी तरफ देखकर हिसियानी अंदाज में बोली थी। देखो, मैं जो भी हूँ और जहाँ से भी आया हूँ, मगर तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वो उसका हाथ पकड़कर नरम लहजे में बोला। नुकसान का मतलब मालूम है आपको? वो उसका हाथ झटक कर चिल्लाई। अगर मालूम होता तो ये बात कभी ना कहते। कितना बड़ा नुकसान हुआ है मेरा, आपको अंदाज़ा ही नहीं। फूफो ने आपको बेटा बनाया, आप पर एतबार किया और आप उन्हें धोखा देते रहे, उनके भरोसे का खून करते रहे।
क्या وہ ज़िंदगी में दोबारा किसी पर भरोसा कर पाएँगी? बताएँ, जवाब दें। वो टूट जाएँगी, क्या इस नुकसान का अज़ाला हो सकता है? और मैं, आपने जो भी किया हो, मगर मैं आपसे मोहब्बत करने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि सारी दुनिया में सिर्फ़ एक शख़्स, यही एक शख़्स है जिस पर मैं आँखें बंद करके एतमाद कर सकती हूँ, जिसके साथ होने पर मैं अपने सारे डर, सारे खौफ भूल जाऊँगी। वो रोते-रोते घास पर दो ज़ानू होकर बैठ गई थी। और नुकसान किसे कहते हैं? क्या इससे बड़ा भी कोई नुकसान हो सकता है? वो आँसू बहाते हुए सरगोशियाना बोली, मैं हार गई। मेरी मोहब्बत हार गई, फुप्पो का खुलूस हार गया, नुकसान तो हो चुका। रोते-रोते उसने सर उठाया तो वो पता नहीं कब वहाँ से जा चुका था। पप्पो ने उसे रात में नींद की दवा खिलाकर सुला दिया था। उसकी कल की खौफज़दा हालत के पेश नज़र उन्होंने ऐसा डॉक्टर के मशवरे पर किया था। सुबह उसकी आँख खुली तो पप्पो कमरे में मौजूद नहीं थी। वो उन्हें आवाज़ें देती नीचे आई तो वो नमाज की चौकी पर बैठी कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। उसे देखकर उन्होंने इशारे से पास बुलाया और अपने पास ही बिठा लिया। पप्पो की आहिस्ता आवाज़ में की जाने वाली तिलावत उसके दिल को बड़ा सुकून पहुँचा रही थी। वो तिलावत कर चुकी तो गुल बीवी को आवाज़ देकर बुलाया। अलेक्सी साफ करके सारे कमरे लॉक कर देना। उसके हाथ में चाबियां पकड़ाते हुए वो अफसोदगी से बोली। उसकी हैरान शक्ल पर नजर पड़ी तो बड़ी उदासी से बोली, तैमूर चला गया है। चले गए? उसके दिल को धक्का लगा था। हाँ, रात मेरे पास आया था, कह रहा था कि किसी बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से उसे फौरन वापस जाना पड़ेगा। सुबह फजर से भी पहले चला गया। अब तक दिल को यकीन नहीं आ रहा कि वो चला गया है। कैसा अपना अपना सा लगने लगा था वो अपनी आंखों की नमी उससे छुपाने की कोशिश करते हुए बोली थी। वो चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। पुप्पो कुरान शरीफ हाथ में लिए वहां से उठ गई तो वो भी बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हुई थी। अनेक्सी की तरफ आते हुए उसकी आंखें भीगने लगी थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वहाँ वीरानी डेरा जमाए बैठी थी। दरवाज़ा बंद करके वो बेड के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसके बिस्तर की चादर पर हाथ फेरते हुए उसे पता नहीं क्या-क्या याद आ रहा था। आंसू एक तवातुर से बहते चले जा रहे थे। मैं इस शख्स के लिए कभी भी नहीं रोऊँगी। वो झूठा था, कातिल था, उसने हमें धोखा दिया। ऐसे आदमी के लिए मैं कभी आंसू नहीं बहाऊँगी। वो खुद से कह भी रही थी और रोए भी जा रही थी। बुक शेल्फ में उसकी तमाम किताबें जूं की त्यों मौजूद थीं। अपना बाकी तमाम सामान ले जाने के बावजूद वो अपनी किताबें यहीं छोड़ गया था। ले लीजिए, ये गिफ्ट नहीं है, पढ़कर मुझे फ़ौरन वापस कर दीजिएगा। उसे लगा जैसे वो कहीं पास ही खड़ा बोल रहा है। वो बुक शेल्फ के पास आकर खड़ी हो गई थी। सबसे ऊपर वाले खाने में तरतीब से रखी तमाम किताबों के साथ एक सफ़ेद रंग का लिफ़ाफ़ा भी रखा हुआ था। उसने बेताबी से वो लिफ़ाफ़ा उठाकर खोला। हानिया, मैं जा रहा हूँ। अब हम ज़िंदगी में दोबारा कभी एक-दूसरे से नहीं मिलेंगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ़ें और दुःख मिले, उन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। मैं कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा हूँ, ये सब बेमायनी बातें हैं और उन्हें जानकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें बेहिसाब खुशियाँ मिलें, कभी कोई दुःख तुम्हें छू कर भी ना गुज़रे। सुहेब रियाज़। पूरा हाथ उसके आँसुओं से भीग चुका था। वो बुरी तरह फूट-फूट कर रो दी थी। शहरे दिल में शामें ग़रीबा उतर आई थी। उसके दिल के हर गोशे से नोहों, आहों और सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। क्यों फूफो? हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? हमें अच्छा लगने वाला हर शख्स हमें छोड़कर क्यों चला जाता है? पहले मामा, फिर अदनान भाई, फिर बाबा, फिर सफ़ी और अब तैमूर। क्यों फूफो? क्यों अल्लाह को हम पर रहम क्यों नहीं आता? वो उनकी गोद में मुँह छुपाए सिसक रही थी और उसे चुप कराने की कोशिश में वो निढाल सी हो गई थी। आपने जो भी किया हो मगर मैं आपसे मोहब्बत करने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि सारी दुनिया में सिर्फ़ एक यही शख़्स है, जिस पर मैं आँखें बंद करके एतमाद कर सकती हूँ। रात की तन्हाई में अक्सर ये रोती हुई आवाज़ मुझे सोते से जगा देती है। मैं हड़बड़ाकर उठ जाता हूँ। एक मायूस खुशबू अपने चहार-सू बिखरी महसूस कर होती है और फिर सारी रात ये आवाज़ मुझे सोने नहीं देती। कभी रोती, कभी सिसकती ये आवाज़ मुझे फिर उसी जन्नत में पहुँचा देती है, जहाँ से मैं भाग आया था। कभी-कभी यूँ लगने लगता है जैसे मेरा दिल अब भी वहीं उस तिलिस्म कदा में कहीं भटकता फिर रहा है। वहाँ से चलते वक़्त अपनी सबसे कीमती मता, अपना दिल शायद मैं वहीं छोड़ आया था। दिल और मैं खुद को तंबीही अंदाज़ में टोकता हूँ। मैं सोहेब रियाज़ हूँ और ये दिल, मोहब्बत, खुलूस और जज़्बात नामी चीज़ें मेरे लिए इतनी हक़ीर और बेमायनी हैं कि मैं बता नहीं सकता।
खुद को कमज़ोर पड़ता देख कर मैं अपने आप को समझाने लगता हूँ। खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरे लिए दुनिया में सबसे अहम मेरी अपनी ज़ात है। मैं सिर्फ़ अपने आप से मोहब्बत करता हूँ। खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, नुकसान पहुँचा सकता हूँ और खुद को नुकसान पहुँचाने वाले से इंतकाम लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मगर इसके बावजूद मेरी बेसुकूनी ख़त्म नहीं होती। कभी मैं घंटों साहिल किनारे बैठकर मौजों को तकता रहता हूँ। कभी इन वहशतों से तंग आकर आधी रात को उठकर सिडनी की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने लगता हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं मोहब्बत को नहीं मानता। मोहब्बत इंसान को कमज़ोर और बुज़दिल बना देती है। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। मैं चीख उठता हूँ। सब कहते हैं सुहेब बदल गया है, जब से छुट्टियां गुजार कर आया है, पता नहीं उसे क्या हो गया। ये वो सुहेब ही नहीं लगता। बकवास करते हैं सब, कोई नहीं बदला, मैं वैसा ही तो हूँ। वही सुहेब रियाज जो एक कामयाब बिजनेसमैन है, जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता, जिसके पास दौलत, हैसियत, रुतबा, आलीशान मकान, कीमती गाड़ियाँ, सब कुछ है, जो दिलों से खेल कर सुकून महसूस करता है। वही हूँ मैं कभी नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं। आज से 31 साल पहले एक बेहद अमीर घराने में मैंने आंख खोली थी। मेरे आलीशान महल नुमा घर में मैं, डैडी और मम्मी रहा करते थे। डैडी का बहुत ज़्यादा लाडला था मैं, उनकी जान थी मुझ में। ऑफिस से आकर वो जब तक मुझे ना देख लेते, उन्हें सुकून नहीं मिलता था। मगर मम्मी, पता नहीं वो ऐसी क्यों थी? उन्हें मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। वो आम माँओं से बहुत मुख्तलिफ थीं। मुझे नहीं याद उन्होंने कभी वालेहाना अंदाज में लिपटाकर मुझे प्यार किया हो या मेरी फ़िक्र की हो। मैं बीमार भी होता तो वो खड़े-खड़े मेरी तबीयत पूछकर अपने फंक्शंस में चली जाती थीं। मेरे लिए गवर्नेंस और नौकरों की फ़ौज मौजूद थी। दुनिया की हर आसाइश मुझे हासिल थी। शायद अगर हम पाकिस्तान में रहते तो मैं मम्मी की बेतवज्जही और सर्द अंदाज को बहुत शिद्दत से महसूस करता। मगर दुनिया के जिस खित्ते में हम रह रहे थे, वहाँ लोग अपने बच्चों से ज़्यादा पालतू कुत्तों से प्यार करते थे, और यही वजह थी कि मैं इस बात को ज़्यादा महसूस नहीं करता था। अपने इकलौते और दौलतमंद होने के एहसास ने मुझे बेहद मगरूर, ज़िद्दी और खुदपसंद बना दिया था। उसकी वजह वो माहौल था जो मुझे मिला, जहाँ हर कोई मुझे ये समझाने की कोशिश करता कि तुम सुहेब रियाज़ दूसरों से बहुत बुलंद और आला हो। डैडी खानदानी रईस थे, दौलत और ऐशो इशरत हमेशा उनके सामने हाथ बांध कर खड़ी रही थी। मम्मी से उनकी शादी बड़े ज़बरदस्त किस्म के अफेयर के बाद हुई थी। वो पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने गए और वहाँ उन्हें शहला उस्मान ऐसी भाई कि फिर ना उन्होंने उनका छोटा सा 3 कमरों का मकान देखा और ना उनके वालिद की परचून की दुकान। तबकाती फ़र्क उनके रास्ते में हाइल ना हो सका था। शादी के इतने बरसों बाद भी वो मम्मी से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। उन्होंने उन्हें हर तरह की आज़ादी दे रखी थी। मम्मी दिल खोल कर पैसा खर्च करती, अपने दोस्तों, फंक्शंस और पार्टीज में मसरूफ रहती, मगर वो उन्हें कुछ ना कहते। डैडी को बच्चों की बहुत चाह थी, मगर मम्मी मेरे बाद मजीद फैमिली बढ़ाने के लिए तैयार ना हुई थी। वो मुझे भी इस दुनिया में लाने पर सिर्फ डैडी की वजह से आमादा हो गई थी। उन्हें मुझसे कोई लगाव ना था, बल्कि मुझसे क्या, मुझे तो ऐसा लगता था कि उन्हें डैडी से भी मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ खुद से मोहब्बत करती थी। अपनी फिगर, स्मार्टनेस, स्किन और बालों पर वो बेहद तवज्जो दिया करती थीं। वो बहुत खूबसूरत थीं और अपने आप पर इतनी ज़्यादा तवज्जो देकर उन्होंने अपनी खूबसूरती में कई गुना इज़ाफ़ा कर लिया था। हम लोग किसी भी फंक्शन में साथ जाते तो लोग मम्मी और डैडी को इकट्ठा देखकर बेसाख्ता कहा करते थे। मिसेज़ रियाज़ तो रियाज़ साहब से 14-15 साल छोटी नज़र आती हैं, और इन कमेंट्स पर मम्मी का चेहरा खुशी से झिलमिलाने लगता था। मुझे पता नहीं क्यों इस बात पर उनका खुश होना अच्छा नहीं लगता था। डैडी भी कम खूबसूरत तो नहीं थे। बस ये था कि बिज़नेस की उलझनों में लगकर वो खुद से कुछ लापरवाह रहने लगे थे। उनकी कनपटियों के पास के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे और बाकायदगी से एक्सरसाइज़ ना करने की वजह से वो थोड़े फ़रबा हो गए थे। वो चाहते तो बाल डाई कर सकते थे, खुद को फिट रख सकते थे, और मेरा दिल चाहता था कि वो ऐसा करें। मैं चाहता था कि हम कहीं जाएँ तो मम्मी को कोई आँख उठाकर भी ना देखे, सब उन्हें नज़रअंदाज कर दें। सबकी नज़रें बस डैडी का तवाफ़ करती रहीं, मगर मैं डैडी से ये बात कभी भी नहीं कह सका था। मम्मी सुबह सोकर उठतीं तो फिर उनका आधा दिन अपनी स्किन और बालों की देखभाल करते हुए गुज़रता था। बाकी का दिन वो शॉपिंग करने और अपने दोस्तों के साथ मिलने-मिलाने में गुज़ारा करती थीं। उनके बहुत से दोस्त थे, जिनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल थे।
डैडी को उनकी किसी एक्टिविटी पर कोई एतराज़ ना था। इन दोनों के बहुत से दोस्त मुश्तरका भी थे। हमारे घर पर आए दिन गेट टुगेदर्स हुआ करती और मम्मी उनमें खूब सच बन कर शिरकत करती। वो डैडी से सिर्फ 2 साल छोटी थी, मगर उनके मुकाबले में वो बहुत यंग और फ्रेश महसूस होती थी। उनकी तैयारियां किसी नौउम्र लड़की को मात देती थीं। मैं 10 साल का हो गया था, छठी क्लास में पहुंच गया था और अपनी क्लास का सबसे ज़हीन लड़का समझा जाता था। इन दिनों जमील एजाज की हमारे घर आमदोरफ्त बहुत बढ़ गई थी। वो डैडी के करीबी दोस्त और बिजनेस में उनके दस्ते रास्त समझे जाते थे। मम्मी और डैडी के बेशुमार दोस्त थे और सभी का हमारे घर आना जाना रहा करता था। मैं इस बात का आदी था, मगर जमील एजाज के आने में जो बात मुझे मुझे सबसे ज्यादा नागवार गुजरती थी, वो ये थी कि वो डैडी की गैर मौजूदगी में आया करते थे। जिन दिनों डैडी बिजनेस के काम से कहीं हुए होते, इन दिनों जमील एजाज का बेशतर वक्त हमारे घर में गुजरा करता था। मैं स्कूल से आता तो या तो वो दोनों साथ बैठे बातें कर रहे होते या कहीं साथ जाने के लिए तैयार होते। मम्मी जो पहले ही खुद को बहुत फिट करके रखा करती थी, अब मजीद अपनी तैयारी पर तवज्जो देने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं जमील एजाज को कई बरसों से अपने घर आता देख रहा था। अब अचानक वो मुझे बुरे क्यों लगने लगे थे? मैं अपने एहसासात किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता था। सच तो ये था कि मैं खुद अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन-सी बात है जो मुझे इतनी बुरी लग रही है। क्या मम्मी का बहुत ज़्यादा तैयार होना, जब जमील एजाज के साथ घूमना-फिरना, या मुझे पहले से भी ज़्यादा नज़रअंदाज करना? मम्मी रात गए तक गायब रहती। मैं कमरे की खिड़की से देखता तो जमील एजाज की गाड़ी से वो मुस्कुराती हुई उतर रही होती और पता नहीं क्यों मम्मी को उनके इतने करीब देखकर मेरा खून खोलने लगता था। मुझ पर अजीब सी झुंझलाहट और कोफ्त सवार रहने लगी थी। डैडी का वही मसरूफ अंदाज था, कभी मेलबर्न, कभी लंदन, कभी बार्सिलोना और कभी टोक्यो। वो ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही रहा करते थे और फिर मेरी ज़िंदगी में वो क़यामत की रात आई कि जिसने मुझे सर से पाँव तक तब्दील कर दिया। आज जब वो सारी बातें सोचता हूँ तो लगता है कि शायद मैं ऐसा ना होता। अगर मेरी ज़िंदगी में वो 2 वाक़यात ना हुए होते, शायद फिर मैं भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता। वो रात जिसके बारे में सोचते हुए मुझे आज भी उतनी ही शर्म आती है जितनी बरसों पहले। मेरी कनपटियाँ सुलगने लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे दिमाग की रगें फट जाएँगी। मेरा दिल चाहता है या खुद मर जाऊं या इस औरत को मार डालूं। मेरी रगों में दौड़ता खून जोश मारने लगता है। सारी दुनिया तहस नहस कर देने को जी चाहता है। मैं डैडी की तरह बेगैरत, बेहमियत और बुज़दिल नहीं। मैं चीख उठता हूँ। मेरी नज़रों के सामने मेरी अपनी सगी माँ एक गैर मर्द के साथ इंतहाई शर्मनाक हालत में आ जाती है और मैं पागल होने लगता हूँ। मुझे आज भी याद है कि फिर उस रात के बाद मैं ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सका। ऐसा लगता था मैं जिस्मानी तौर पर जिंदा हूँ, मगर मेरा दिल मर चुका है। डैडी बिजनेस ट्रिप से वापस आए तो मेरी हालत देखकर परेशान हो गए थे। मेरी बीमारी किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। एक चुप थी जो मेरे लबों पर जमी हुई थी। पता नहीं मैं चुप क्यों हो गया था। मैंने डैडी को सारी बात बताई क्यों नहीं थी। वो औरत मेरे कमरे में आती तो मैं नफरत से मुंह मोड़ लिया करता था। मेरा उसकी शक्ल देखने को जी नहीं चाहता था। फिर मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा डैडी को मम्मी के लिए से लड़ते देखा। उनके लड़ने की आवाज़ें मेरे कमरे तक आ रही थीं। डैडी ज़ोर-ज़ोर से चीख रहे थे। जमील एजाज़ का नाम लेकर मम्मी से पता नहीं क्या कह रहे थे और जवाब में वो भी चीख रही थी। डैडी ने उन्हें शायद थप्पड़ मारा था और उसके बाद सिर्फ़ मम्मी के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। डैडी कहीं बाहर चले गए थे। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक इन दोनों की बातचीत बंद रही थी। मैं इस किस्से में एक तरफ खामोश खड़ा था। फिर मैंने देखा कि मम्मी हाथ बाँध कर रोती हुई डैडी से माफ़ी माँग रही हैं। डैडी ने उन्हें देखकर नफ़रत से मुँह फेर लिया था। छोटा आदमी हमेशा छोटा रहता है। तुम नीच खानदान इस काबिल ही ना थी कि तुम्हें अपने बराबर जगह दी जाए। दिखा दी ना अपनी असलियत। उनके लहजे में हकारत थी। वो दोनों मेरी मौजूदगी फरामोश किए हुए थे। मुझे माफ़ कर दें। आपको मुझसे आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी और जमील भाई तो मेरे लिए सगे भाइयों से भी बढ़कर हैं। उफ़! पता नहीं किसने आपके कान भर दिए हैं। आप कहें तो मैं अपने बच्चे की कसम खाने को तैयार हूँ कि मेरा उनसे भाई-बहन के अलावा और कोई रिश्ता नहीं, और अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो मैं आइंदा उनसे नहीं मिला करूँगी। वो रोते हुए बोल रही थीं और फिर डैडी ने वाक़ई उन्हें माफ़ कर दिया था। अपनी जायदाद में से जो कुछ उनके नाम किया हुआ था वो गुस्से में आकर वापस ले चुके थे, मगर इस माफ़ी के बाद उन्होंने सब चीज़ें दोबारा उनके नाम कर दी।
सब कुछ पहले जैसा हो गया था, मगर मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। मेरा दिल चाहता मैं डैडी को इस औरत के बारे में सब कुछ बताऊँ और उनसे कहूँ कि इसे हमारे घर से निकाल दें, मगर कई बार कोशिश के बावजूद मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाया था। जमील एजाज़ ने हमारे घर आना बंद कर दिया था और मम्मी भी ज़्यादा वक़्त घर पर गुज़ारने लगी थीं। क्रिसमस की छुट्टियाँ आईं तो हम लोग घूमने के लिए इटली गए। उस टूर का प्रोग्राम मम्मी ने डैडी के बहुत पीछे लगकर बनवाया था। वीनिस के मार्को पोलो एयरपोर्ट पर जमील एजाज़ को देखकर मेरा दिल खौलने लगा था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे वो खुद को अनजान ज़ाहिर करने की एक्टिंग कर रहा है। उसे यकीनन हमारे यहाँ आने का पहले से पता था। मैंने डैडी की तरफ देखा तो नागवारी वाले तासुरात उनके चेहरे पर भी नजर आए, मगर वो पता नहीं क्यों उसकी मौजूदगी बर्दाश्त कर रहे थे। वो डैडी के बिजनेस में 40% का शेयर होल्डर था। शायद वो इसीलिए उससे ताल्लुकात में बिगाड़ नहीं चाहते थे। वो हंस हंस कर डैडी से बातें कर रहा था और डैडी रस्मी अंदाज में उसकी बातों को जवाब दे रहे थे। वो सारा दिन हम लोगों के साथ रहा था। वीनस से वापस रोम हम लोग बाई कार आए थे। डैडी रात के सफ़र करने के हक में नहीं थे, मगर मम्मी बज़िद के अभी चलेंगे। जमील एजाज ने भी हमारे साथ सफ़र किया था। कभी वो ड्राइव करता, कभी मम्मी और कभी डैडी। मैं पिछली सीट पर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। बैठे बैठे मैं सो गया था। मैं गहरी नींद में था जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे डैडी मुझे पुकार रहे हैं। मैंने बौखला कर आंखें खोली तो गाड़ी रुकी हुई थी और मैं उसमें अकेला था। वो बिल्कुल अंधेरी सड़क थी जिसके एक तरफ ऊंचे दरख्त और दूसरी तरफ गहरी झील थी। मैं अंधेरे में बाहर देखने की कोशिश करने लगा तो गाड़ी से कुछ फासले पर मम्मी खड़ी नजर आई और डैडी को झील में धक्का देते जमील एजाज को मैंने अपनी आंखों से देखा था। फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उसने वो लोहे का मजबूत पाइप भी पानी में उछाल दिया था। हाथ झाड़ता वो मम्मी की तरफ आया और दोनों कहका लगाकर हंस पड़े। मुझे ये बात तस्लीम करने में कोई बाक नहीं कि उस वक़्त मैं उन लोगों से डर गया था। मुझे पानी से बहुत डर लगता था। वो डैडी जैसे ऊँचे लंबे मर्द को मार सकते हैं, तो मेरी औकात क्या है? मैं आँखें मज़बूती से बंद किए खुद को सोता ज़ाहिर करता रहा था। जिस वक़्त उसने वो लोहा डैडी के सर पे मारा था, हो सकता है उस वक़्त उन्होंने मुझे पुकारा हो या फिर हो सकता है ये महज़ मेरा वहम हो। मैं रोना चाहता था, बहुत सा रोना चाहता था, मगर खौफ के मारे मेरे मुँह से एक आवाज़ भी नहीं निकली थी। जमील एजाज़ रास्ते ही में कहीं उतर गया था। मुझे सोता समझकर वो दोनों ही मुतमईन थे। सुबह मैंने उस औरत को डैडी के लिए वावेला मचाते, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते, अपनी आँखों से देखा था, मगर मेरी बुज़दिली ने मुझे एक लफ्ज़ भी कहने ना दिया। डैडी की लाश देखकर मेरी चीखें निकल गई थीं। वो मुझे अपने साथ लिपटाकर तसल्ली देने के लिए आगे बढ़ी, तो मैं डर कर दूर हट गया था। डेड बॉडी लेकर हम सिडनी पहुंचे तो लोगों का हमारे घर हजूम जमा हो गया। सब अफसोस कर रहे थे। बेचारी जवानी में बेवा हो गई, जरा सी तफरीह इतनी महंगी पड़ी, हाय अब इसका क्या होगा। जमील एजाज पहले ही से सिडनी में मौजूद था। इन लोगों का प्लान फूल प्रूफ था। कोई भी ये बात साबित नहीं कर सकता था कि पिछले एक हफ्ते में जमील एजाज सिडनी से बाहर कहीं गया है। इस वाक़े का चश्मदीद गवाह मैं था और मेरा खौफ कभी भी मुझे कुछ ना कहने देता। मैं सारी दुनिया से कट गया था, बिल्कुल चुप, ऐसा लगता था जैसे डैडी के साथ-साथ मैं भी मर गया हूँ। सिवाय खौफ के कोई एहसास मेरे अंदर बेदार नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता अचानक किसी रोज़ वो दोनों मिलकर मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही मार डालेंगे जैसे डैडी को मारा था। फिर मेरा दाखिला बोर्डिंग में करा दिया गया। वो कभी-कभार मुझसे मिलने आती, तो मैं डर के मारे मिलने से इनकार भी ना करता। मुझे पता था वो दोनों शादी कर चुके हैं और अब मेरे घर में मेरे बाप के कातिल रह रहे हैं। मेरे बाप की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, मगर मैं कुछ ना कर सका था। मैं रात को सोते से डर कर उठ जाता था। स्विमिंग का दिन होता था तो मैं टीचर से तबीयत खराब होने का बहाना कर देता। पानी की तरफ जाते भी मुझे डर लगने लगा था। बतदरीज कम होते होते शैला उस्मान का आना बिल्कुल ही खत्म हो गया। फिर जब एक रोज़ मुझे पता चला कि वो दोनों 2 साल हुए यहाँ से सारा कारोबार ख़त्म करके जा चुके हैं, तो मेरे असाब झुंझुना उठे। मेरे अकाउंट में जो पैसा था वो और हमारे घर के अलावा वो सब कुछ ले गए थे। मैं इस वक़्त ओ लेवल का इम्तिहान देकर फ़ारिग हुआ था, सिर्फ़ 15 साल का कम उम्र लड़का। मगर मेरे अंदर कोई मुसलसल बोल रहा था, तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो, बेगैरत हो। तुम्हारे बाप के कातिल इसी दुनिया में धनधनाते फिर रहे हैं और तुम सुकून से बैठे हो। वो औरत इसी दुनिया में कहीं न कहीं साँस ले रही है और तुम चैन से हो। मुझे दौलत जायदाद चले जाने का कोई गम नहीं था। गम था तो ये कि मैं अपने डैडी के कातिलों से इंतकाम नहीं ले सका था। फिर मैं सर से लेकर पाँव तक तब्दील हो गया। मेरी बुज़दिली की जगह बेतहाशा बहादुरी ने ले ली। स्विमिंग से लेकर राइडिंग और फ्लाइंग तक मैंने सब कुछ सीखा।
مجھے اب کسی بات اور کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میری حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی سے ہر کوئی خائف رہتا تھا۔ میرے بہت سے دوست تھے مگر در حقیقت میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ میں کسی کو بھی اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیتا تھا کہ وہ میرے ماضی میں جھانکے۔ یونیورسٹی کے دنوں میں میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی رہنے لگی تھی۔ مجھے پتا تھا میری پرکشش شخصیت اور بے تحاشا ذہانت لڑکیوں کو میری طرف متوجہ کرتی ہے۔ کوئی میری آنکھوں پر فدا ہو جاتی تو کسی کو میری ہائٹ اچھی لگتی اور کسی کو میں ٹینس کھیلتا ہوا بہت ہینڈسم لگتا۔ میں ان سب کو تفریح کی چیز سمجھتا تھا اور اپنی اس ایکٹیویٹی میں مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ مجھے در حقیقت اپنے علاوہ دنیا میں کسی سے محبت نہیں تھی۔ میرے لیے میرا کوئی دوست، کوئی رشتہ اہم نہیں تھا۔ جب بھی کوئی لڑکی میرے قریب آتی، مجھے اس میں ایک جانی پہچانی مکروہ شکل نظر آنے لگتی اور میرا دل چاہتا میں اس ہنستے چہرے پر تیزاب پھینک دوں، اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ مجھے عورت ذات سے نفرت تھی، شدید نفرت۔ جب بھی میں کسی لڑکی کو استعمال کرنے والی شے سمجھ کر کچھ دنوں بعد دھتکار دیتا اور وہ روتی بلکتی محبت کی بھیک مانگنے میرے پاس آتی تو مجھے بڑا سکون ملتا۔ ایسا کوئی نظارہ دیکھے زیادہ دن ہو جاتے تو خود کسی لڑکی سے دوستی کر لیتا، وہ جو جتنی معصوم اور سادی نظر آتی مجھے وہ اتنی ہی اچھی لگتی۔ میں اپنی ذات کے بارے میں بے پناہ خود غرض تھا۔ قربانی، ایثار اور صبر، میرے خیال سے یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے بنے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا نہیں جانتے۔ جو چھین کر اپنا حق نہ لے سکے وہ صبر کا راگ الاپنا شروع کر دیتا ہے۔ میری لغت میں ان الفاظ کا کوئی گزر نہ تھا۔ صبر کرو، دوسروں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دو، تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ میں یہ باتیں کسی سے سنتا تو دیر تک دل ہی دل میں ہنسا کرتا تھا۔ تقدیر، یہ تقدیر آخر کیا بلا ہے؟ میں کسی تقدیر کو نہیں مانتا۔ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ اگر مجھ میں طاقت ہے، ہمت اور اعتماد ہے تو میں اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہوں۔ اور صبر بزدل لوگ کرتے ہیں۔ بزدل اور کم ہمت اپنی کمزوری چھپانے کے لیے خود کو صبر کے پردے میں چھپا لیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین اصول یہ بنایا تھا کہ کبھی کسی پر اعتبار نہ کرو اور خود سب کو اپنے آپ پر اعتبار کرنے پر مجبور کر دو، اور اس اصول نے مجھے بہت کامیابی دی تھی۔ صرف 27 سال کی عمر میں ترقی اور کامیابی کے کئی سنگِ میل عبور کر گیا تھا۔ کاروبار کے بارے میں میرے لیے صرف اس وقت تک قابل قبول تھا جب تک وہ مجھے فائدہ پہنچانے کا باعث ہوتا، اور جہاں ایسا نہ ہوتا وہاں میں کسی اصول کو نہیں مانتا تھا۔ بزنس سرکل میں مجھے ایک محنتی اور دیانتدار بزنس مین سمجھا جاتا تھا۔ دراصل میں بے ایمانی بھی بہت ایمانداری سے کیا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میری ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص اس وقت تک اہم ہوتا تھا جب تک وہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہوتا۔ میں ہر کسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ جسے استعمال کرتا اسے خبر بھی نہ ہوتی کہ میں نے کیا گیم کھیلا ہے۔ میرے تمام دوست سمجھتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بہت مخلص ہوں، اور میں ان کی سادہ دلی پر ہنس پڑتا تھا۔ مجھے جاننے والے سب لوگ کہتے کہ میں بہت مضبوط اور قوی اعصاب کا مالک ہوں۔ مجھے بڑی سے بڑی بات بھی پریشان نہیں کرتی۔ میری یہ خوبی میرے بہت کام آتی تھی۔ بزنس کے تمام اتار چڑھاؤ میں نہایت مہارت سے ہینڈل کر لیا کرتا تھا۔ میرے دوست اس خوبی کو سراہتے تھے اور مخالفین اس بات سے خوفزدہ رہتے تھے کہ وہ کچھ بھی کر لیں مجھے ہرا نہیں سکیں گے۔ میں زندگی میں ہر طرح سیٹل ہو گیا تھا۔ میرے دوست مجھے شادی کا مشورہ دیتے تو میں بات ٹال جاتا۔ شادی، اور میں خود سے کہتا، کیا میں کبھی کسی عورت پر اعتبار کر سکتا ہوں؟ شاید وہ کوئی آسمان سے اتری ہور بھی ہو تو میں اس پر بھی اعتبار نہیں کروں گا۔ میرے اعصاب شادی کا سوچ کر چیخنے لگتے تھے۔ ہر طرح سے کامیاب زندگی گزارنے کے باوجود مجھے ایک بے سکونی لاحق تھی، یوں جیسے زندگی میں ابھی کوئی اہم کام کرنا باقی ہے۔ مجھے اب جمیل اعجاز سے کوئی دشمنی نہ تھی۔ عورت اگر شہلا عثمان جیسی ہو تو جمیل اعجاز بہت۔ وہ عورت جو اپنا گناہ چھپانے کے لیے اپنے بیٹے کی قسم کھانے سے بھی دریغ نہ کرے، وہ کس قدر بد کردار ہوگی۔ کاش میں اس وقت آج جتنا مضبوط اور طاقتور ہوتا تو اس عورت کے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیتا کہ کوئی پہچان بھی نہ پاتا۔ بے غیرتی کی زندگی میں نہیں جینا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ گو یہ ایک وہ مشکل کام تھا مگر میں اپنے ارادوں میں اٹل تھا۔ اگر میں اس دنیا میں کہیں موجود ہے وہ اس دنیا میں کہیں موجود ہے تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے جیسے بھی۔ پورے 4 سال کی کوششوں کے بعد میں اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ ڈیڈی ہی کے گفٹ میں دیے ایبٹ آباد کے مکان میں رہ رہی تھی، اور اس کے بارے میں پتہ چلتے ہی میں فوراً پاکستان آ گیا تھا۔ مجھے کیا کرنا تھا یہ میں سوچ چکا تھا۔ اس کے بارے میں تمام معلومات میں بڑی ہوشیاری سے حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس گھر میں
अपने नौकरों के साथ अकेली रहती थी। जमील एजाज और उसमें शादी के 7 साल बाद ही अलहदगी हो गई थी। जमील एजाज 5 साल हुए मर चुका था। उसकी मौत अपने ही घर के स्विमिंग पूल में डूब कर हुई थी। सुना था उसने शराब बहुत पी रखी थी। लोगों को उसकी मौत एक मुअम्मा मालूम होती थी। बहरहाल जो भी था, मेरे लिए तो वो मिस्टर नोबडी था। वो कत्ल हुआ था या अपनी तबीयी मौत मरा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों की अलहदगी क्यों हुई, मुझे इससे भी कोई सरोकार ना था। इस्लामाबाद से एबटाबाद जाते हुए रास्ते में मुझे एक खातून को लिफ्ट देनी पड़ी थी। मुझे इंसानी हमदर्दी और खिदमत-ए-ख़ल्क़ का बुख़ार कभी नहीं चढ़ा, मगर पता नहीं क्या बात थी, मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाया था। रास्ते में एक जगह पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी रोकी तो पेट्रोल पंप पर खड़ा एक अच्छा-ख़ासा सेहतमंद और तंदुरुस्त आदमी उनके पास आकर अपनी बीवी की बीमारी और अपनी बेरोज़गारी की दास्तान सुनाकर मदद की दरख्वास्त करने लगा। उन्होंने फ़ौरन पर्स खोलकर उससे पैसे दिए थे। मुझे क्या पड़ी थी कि उन्हें कहता ये आदमी झूठ बोल रहा है, मगर पीछे बैठा उनका ड्राइवर बोल रहा था, मक्कारी कर रहा है ये आदमी, झूठ बोलकर उसने आपसे पैसे लिए हैं। हम झूठ सच का फैसला करने वाले कौन होते हैं, वो जाने और उसका ईमान। मुझसे उसने मांगा, मैंने दे दिया। अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। वो बड़े इत्मीनान से गोया हुई थी। उनकी ये बात सुनकर मुझे अचानक ही ने एक नया ख्याल सूझा था। खातून ठीक ठाक बेवकूफ़ है और उनकी बेवकूफ़ी मेरे बहुत काम आ सकती है। मैंने जानकर उनके सामने अब्टाबाद में अपनी रिहाइश का मसला बयान किया। मैं वहाँ खुद को छुपा कर रखना चाहता था। किसी अच्छे और बड़े होटल में ठहरने का सवाल ही नहीं था। वहाँ वो मुझे फ़ौरन तलाश कर सकती थी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उन्होंने मुझे अपने घर रहने की पेशकश कर दी थी। वाक़ई मेरे अंदाज़े मुश्किल ही से गलत साबित होते थे। उनके घर में दाखिल होते ही मुझे अजीब-सा एहसास हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं अपनी इस कैफ़ियत को आज तक नहीं समझ पाया। वो मेरी अब तक की ज़िंदगी में मिलने वाले तमाम लोगों से ज़्यादा सादा और बेवकूफ़ थीं। मुझ पर दिलो-जान से फ़िदा होती, बेटा-बेटा करके बात करतीं। जो कुछ मैंने उन्हें अपने बारे में बताया था, उन्होंने उस सब पर आँखें बंद करके यकीन कर लिया था और मैं पुअर लेडी कहकर इस सादगी पर हँस दिया था। उन्होंने मुझे अपने यहाँ खाने पर बुलाया था। बावजूद मेरे बहुत इनकार के वो बज़िद हुईं तो मैं मान गया था और वहीं पे पहली मर्तबा मैंने हानिया महमूद को देखा था। वो अपनी अब तक की मुलाकातों में कई बार अपनी भतीजी का ज़िक्र कर चुकी थीं। खाने की मेज़ पर वो शर्मिंदा-सी सर झुकाए बैठी थी। उसे शायद अपनी बातें सुन लिए जाने पर शर्मिंदगी थी। वो बेहद खूबसूरत थी। आम से कपड़ों में भी वो बहुत ख़ास लग रही थी। उसके चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। और ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं कि मुझे सादा और मासूम लड़कियाँ किस कदर अट्रैक्ट करती हैं। मैं यहाँ ऐसे कोई इरादे लेकर नहीं आया था, मगर वो जो कहा जाता है कि चोर चोरी से जाए, हेरा-फेरी से नहीं, बिल्कुल उसी तरह उसे देखकर मेरे अंदर का मर्द मुझे उकसाने लगा था। आ जाओ अपने असली रूप में। मैं बरामदा में खड़ा सिगरेट पीते हुए अपनी दिन भर की कारकर्दगी पर खुश हो रहा था। आज मैंने उसे दिन में 5 बार धमकी आमेज़ फ़ोन किए थे, वो भी मुख्तलिफ़ जगहों से। 2 फ़ोन नौशहरा के मुख्तलिफ़ पीसीओ से किए और 3 मरी के मुख्तलिफ़ होटलों से। मुझे पता था धमकी मिलते ही वो पहले तो डर जाएगी, फिर शायद पुलिस से मदद लेगी और मैं कहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ ये मालूम करने की तगदो की जाएगी। मरी और नौशहरों के तमाम होटलों में मेरी तलाश की जाएगी और किसी को ये पता ही नहीं चल सकेगा कि मैं उसके कितने करीब हूँ। इतना करीब कि जब चाहूँ उसकी ज़िंदगी की डोर काट सकता हूँ। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने इस गर्दन ज़रा सी घुमाकर देखा, तो वो खिड़की में खड़ी बड़े गौर से मुझे देख रही थी। मेरा दिल कहका लगाकर हँसने को चाहा, दुनिया की हर लड़की एक सी होती है। मैंने अभी तक शैला उस्मान पर अपनी असलियत ज़ाहिर नहीं की थी, ये नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ। वो बुरी तरह परेशान हो गई थी कि उसकी जान का दुश्मन कौन पैदा हो गया। आने से पहले मैं एक पार्सल अपने मुलाजिम के हवाले करके आया था और उसे कहा था कि वो मेरे जाने के बाद उसे पाकिस्तान रवाना करे। जब उसे वो पार्सल मिला होगा तो उसकी चीखें निकल गई होंगी। उस पार्सल में मैंने डैडी की वो जगह-जगह से फटी हुई शर्ट डाली थी जो उनके मुर्दा तन पर से उतरी थी और जिसे मैंने उस वक़्त सबसे छुपाकर अपने पास रख लिया था। मैं सुबह-सुबह ही नौशहरों चला गया था और वहाँ से उसे फ़ोन किया था। मेरी आवाज़ सुनकर वो रो पड़ी थी। "कौन हो तुम? क्या चाहते हो?" उसकी आवाज़ में मौजूद वो डर और ख़ौफ़ मेरे लिए बाइस तस्कीन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ज़ख्मों पर मरहम रख रहा हो। मैं बड़ी खुशी-खुशी वापस आया तो वो बड़े इत्मीनान से बैठी गार्डनिंग में मसरूफ़ थी। मेरे पीछे से आकर एकदम बोलने पर वो बुरी तरह डर गई थी और उसके खौफ़ज़दा चेहरे को देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। उसकी इस बात पर मुझे बड़ी हँसी आई थी कि वो मेरी गैर मौजूदगी की वजह से बरामदे में आई थी।
بہت دیکھی ہے میں نے اوتوموتو کی پارسائی، ابھی ذرا سی توجہ دینے کی دیر ہے، ساری مشرقیت اور شرافت بھاپ بن کر اڑ جائے گی۔ میں نے اس کے بارے میں حقارت سے سوچا تھا، اگر میں فرصت سے یہاں آیا ہوتا تو اب تک محترمہ میرے عشق میں سر سے پاؤں تک ڈوب چکی ہوتی۔ میں بھرے بازار میں شہلا عثمان کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی روکے کھڑا تھا، وہ اپنے ملازم کو ساتھ لیے کسی دکان میں گھس گئی تھی۔ اس کا پالتو کتا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ میں اتر کر اس کی گاڑی کے پاس گیا اور گاڑی کا لاک کھول کر کتے کو بھونکنے کا موقع دیے بغیر اس کے جسم میں خنجر اتار دیا تھا۔ بھرے بازار کی گہما گہمی میں کسی نے بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ خنجر اس کے جسم سے واپس نکال کر میں نے اسے سکون سے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور گاڑی واپس لاک کرتا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور کنکھیوں سے کید و پیش کا جائزہ لینے لگا کہ کہیں کوئی میری طرف متوجہ تو نہیں۔ میں ابھی یہیں رک کر اس کی واپسی کا انتظار کرنا چاہتا تھا، اس کی وہ دہشت زدہ اور خوف و ہراس میں ڈوبی شکل دیکھ کر ڈوبی شکل میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی وقت ہانیہ سامنے سے آتی نظر آئی، سر سے لے کر پاؤں تک چادر اوڑھے ہوئے۔ وہ گھر میں بھی ہر وقت بڑے بڑے دوپٹے اوڑھے رکھتی تھی، میں نے کبھی اس کا دوپٹہ سر سے اترا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی تھی۔ وہ دوستانہ انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی، مگر اس وقت میں جس مشن پر تھا، کسی جان پہچان والے سے گفتگو افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ شاپنگ کر کے واپس آئی اور اپنے ملازم سے باتیں کرتے ہوئے گاڑی کا لاک کھولا تو اس کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ کتے کا خون پوری سیٹ پر پھیل چکا تھا، ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ میں بھی گاڑی سے اتر کر اس ہجوم میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹی ہوئی تھیں، وہ وہیں بھرے بازار میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ میں بڑا سرشار اور مطمئن گھر لوٹ آیا تھا۔ جو کچھ میں کر رہا تھا اس پر میں بہت مطمئن اور خوش تھا۔ شہلا عثمان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ اپنے کتے کی موت سے اس پر بے تحاشا دہشت طاری ہو گئی تھی۔ صبح میرا موڈ بڑا خوشگوار تھا، میں جاگنگ کرنے نکل کھڑا ہوا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی پرکیف ہوا چل رہی تھی۔ میرا دل خوش تھا، اس لیے یہ منظر آنکھوں کو اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ واپسی میں وہ مجھے باغ میں چہل قدمی کرتی نظر آئی، سبز لباس میں وہ اس سبزے کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ سہج سہج گھاس پر پاؤں رکھتی میں بے اختیار اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اپنے کل کے نظر انداز کیے جانے پر اس کا موڈ خراب تھا، اس لیے وہ مجھے اگنور کر رہی تھی۔ یہ لڑکی آنکھوں میں آنسو بھرے مجھ سے محبت کی بھیک مانگتی ہوئی کیسی لگے گی؟ میں نے فوراً سوچا تھا، میں ان حسین آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا مجھے نظر انداز کرنے والا اسٹائل مجھے اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ اگلی بار پھر میری غیر موجودگی میں اپنے پودوں کا جائزہ لینے آئی تھی۔ حسب سابق مجھے وہاں سے دیکھ کر جانے لگی۔ اس کی اکڑ اور اس ضد مجھے بھی ضد دلا رہی تھی۔ بہت اصرار پر وہ اندر آئی تھی، صوفے پر میرے برابر بیٹھنے کے بجائے سامنے رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ذرا سے التفات کی دیر ہے، یہ شرافت وغیرہ سب دھری رہ جائے گی، میں نے نفرت سے سوچا تھا۔ شہلا عثمان ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی تھی، اس کے گھر پر 2 پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے تھے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک باڈی گارڈ بھی رکھ لیا تھا۔ میں اس کے ان حفاظتی اقدامات پر ہنس دیا تھا۔ میں صہیب ریاض ہوں اور جب میں کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی۔ میں چاہتا تھا اس کی ایک ایک سانس ڈر ڈر کر گزرے، وہ رات کو سکون سے سو نہ پائے، اسے ہر لمحہ اپنی جان کا دھڑکا لگا رہے۔ یوں لگتا ایسا کر کے میں اس 10 سالہ بچے کو سکون پہنچا رہا ہوں جو رات کو ڈیڈی ڈیڈی پکارتا، سوتے سے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور جس کا روم میٹ بعد میں سب کلاس فیلوز کے سامنے اس کے ڈرنے کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ سب کچھ میری مرضی کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ شہلا عثمان، وقت وقت کی بات ہے، کبھی وقت تم پر مہربان تھا، آج وقت کی تنابیں میرے ہاتھوں میں ہیں، میں طمانیت سے سوچا کرتا۔ میں اکثر ہانیہ کو رات کے وقت کھڑکی سے باہر ادھر ادھر جھانکتا دیکھا کرتا تھا۔ میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا، کبھی کبھار تو ایسا لگتا کہ وہ سوتے سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھ رہی ہے۔ ایک بار جب وہ رات کے 3 بجے اسی طرح اٹھ کر باہر جھانکنے کے بعد کھڑکی سے ہٹی اور میں نے اسے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھا تو مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا۔ میں انیکسی سے نکل کر دبے پاؤں ان لوگوں کے پورشن کی طرف آ گیا۔ میں نے لاؤنج کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ بڑے وہمی انداز میں تمام دروازے چیک کر رہی تھی۔ جو کھڑکیاں کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی انہیں جلدی جلدی بند کر رہی تھی۔ اس کے لائٹ براؤن بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس بکھرے بکھرے حلیے میں وہ بڑی حسین لگ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے اس کی طرف خباثت سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ میں مبہوت رہ گیا تھا۔ جس کھڑکی کے پاس میں کھڑا تھا وہ اس طرف آئی تو میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔
मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरे दिल की कैफियत अजीब सी थी। बार-बार आंखों के सामने उसका दिलकश सरापा आ रहा था। क्या वो वाक़ई इतनी ही मासूम थी जितनी नज़र आ रही थी? मगर वो इस तरह रातों को जाग कर सारे घर में क्यों फिरती है? मुझे हैरत हुई थी। क्या वो सोते में डर जाती है? इतनी बड़ी लड़की बच्चों की तरह डरती है? मुझे ताज्जुब हुआ था। मुझे वहाँ हर सुबह का वक़्त सबसे अच्छा लगता था। परिंदों की चहचहाहट, ठंडी हवा और ठंडी और मुअत्तर हवाएँ, फूलों पर पड़े शबनमी कतरे। मैं फ़ितरत का दिलदादा कभी नहीं रहा, मगर यहाँ शायद फ़राग़त मुयस्सर थी, इसलिए ये चीज़ें मुझे बेहद मुतासिर किया करतीं। आंटी सुबह-सुबह बाहर आकर चिड़ियों के लिए बाजरा और पानी रखतीं और फिर अंदर अपनी चौकी पर बैठकर कुरान की तिलावत करने लगतीं। उनकी हुशलहानी से की तिलावत की आवाज़ वॉ करते हुए मुसलसल मेरी समाज से टकराती रहती और अक्सर मैं उनकी आवाज़ की चाशनी और मिठास में खो सा जाता था। सुबह के इस सुहाने मंज़र की दिलकशी में इज़ाफ़ा करती थी उनकी आवाज़। मेरी तबीयत ख़राब हुई तो वो खुद ब खुद चली आईं। मैं उनके इस तरह आने पर हैरान था। कल से तुम मुसलसल घर पर हो। मुझे तशवीश हुई कि कहीं खुदा न खास्ता तबीयत तो खराब नहीं। मेरे इस्तफसार पर वो बड़े प्यार से बोली थी, मामूली बुखार को खातिर में लाने वाला तो मैं हरगिज ना था। बस ये था कि कहीं बाहर जाने का दिल ही नहीं चाहा था। पेन किलर लेकर मैं बेड पर लेटा टीवी देखता रहा था, मगर वो इस तरह परेशान हो गई थी जैसे पता नहीं मैं कितना शदीद बीमार हो गया हूँ। जल्दी से दूध गर्म करके लाई, बसदे इसरार मुझे दूध पिलवाया, दवा खिलाई। मैं खामोशी से लेटा उन्हें देख रहा था। वो बहुत नाराज़ हो रही थी कि मैंने खैरियत बरती। तबीयत ख़राब थी और उन्हें बुलाया तक नहीं। उठने की हिम्मत ही नहीं थी तो फ़ोन पर बुला देते। देखो तो एक दिन के बुखार में क्या हालत हो गई। वो मेरे बेड के पास कुर्सी रखकर बैठ गईं और मेरा सर दबाने लगीं। उनके हाथों का लम्स पाकर मैं कुछ बेचैन सा हो गया था। मैंने उन्हें मना किया, बहुत कहा कि मैं ठीक हूँ, सर में दर्द नहीं, मगर वो मेरी तमाम बातें नज़रअंदाज करके मेरा सर दबाती रहीं। सब पता है मुझे, तुम हम लोगों से तकल्लुफ़ बरतते हो। अभी यहाँ तुम्हारी सगी माँ होती मेरी जगह तो क्या तुम इस तरह करते? इसी तरह उनके हाथों से सर दबवाने से इनकार करते? उनकी बात मुझे अंदर तक हिला गई थी। सगी माँ, कितना बदसूरत था ये लफ्ज़ मेरे लिए। मेरा दिल चाहा मैं उन्हें धक्के देकर अपने कमरे से निकाल दूँ। कौन थीं वो मेरे ज़ख्मों को कुरेदने वाली? उन्हें किसने हक़ दिया था मेरी ज़ातियात में मुदाखलत करने का? मगर मैं उनसे कोई भी बदतमीज़ी नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद वो मुझे सोता समझकर कमरे से चली गई थी। मैं बिस्तर पर पड़ा अपने असाब को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग की रगें फट जाएँगी। सगी माँ, मेरे असाब पर ये अल्फ़ाज़ किसी हथौड़े की तरह लग रहे थे। रात में वो फिर खाना लिए चली आई थी। मेरे बगैर किसी लिहाज़ के अच्छी-खासी बदतमीज़ी का मुज़ाहरा करते हुए खाना खाने से इनकार किया। तो वो बजाय बुरा मानने के मुस्कुराती हुई मेरे पास बैठ गईं। बिल्कुल सफ़ी की तरह की आदतें हैं तुम्हारी। वो भी बीमारी में ऐसा ही चिड़चिड़ा हो जाया करता था। और पता नहीं क्यों इस लम्हे मेरा दिल चाहा था कि काश मैं सफ़ी होता। कितना खुशनसीब था वो, उसे कितनी सच्ची और ख़ालिस मोहब्बत नसीब थी। वो यहाँ मौजूद ना होते हुए भी मौजूद था। वो औरत मुझ में उसकी छवि देख रही थी और अपनी ममता को तस्कीन पहुँचा रही थी। मगर ये सोच सिर्फ़ लम्हे भर के लिए थी। अचानक मुझे एहसास हुआ मैं क्या सोच रहा हूँ। मोहब्बत और मैं 2 बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। मुझे किसी किस्म की मोहब्बत और चाहत नहीं चाहिए। मैं इन चीज़ों को बेकार लोगों के काम की चीज़ समझता हूँ। उस रात मैं बहुत परेशान रहा था। कभी मेरे सामने एक औरत अपने शौहर का ख़ून करती नज़र आती और कभी एक औरत सफ़ेद दुपट्टा सर पर ओढ़े, चेहरे पर नूरानी सी चमक और धीमी सी मुस्कुराहट लिए मेरा सर दबाने लगती। मैं औरत के किस रूप को सच मानूँ जो मैंने 21 बरस पहले देखा था। देखा वो सच था या जो आज देख रहा हूँ वो सच है। सुबह में उठते के साथ ही नहाने घुस गया था। रात भर की टेंशन और उलझनों से निजात हासिल करने के लिए मैंने ठंडे पानी से नहाया। अपने आसाब को पुरसकून हालत में लाने की कोशिश करने लगा। हानिया को अपने कमरे के दरवाजे पर देख कर मैं खुश क्यों हुआ था मुझे नहीं मालूम। वो आ तो गई थी मगर अब अपने आने पर शर्मिंदा भी थी। जायज़ नाजायज़ मैंने जो भी काम किए थे, मैं उन सब के लिए खुद को हक़ बजानिब समझता था और अब भी मैं जो कुछ कर रहा था, उस पर मुतमईन था। मेरे पास अपने हर अमल की जस्टिफ़िकेशन मौजूद थी, मगर फिर ये कौन था जो मुझे कचोके लगा रहा था? मैंने गौर किया, तो ख़्याल आया, बहुत दिन हो गए मैंने शहला उस्मान को ना तो कोई फ़ोन किया था, ना ही कोई और ऐसी हरकत, जो उसे अज़ियत देने का बायस होती। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वाक़ई यहाँ छुट्टियाँ गुज़ारने आया हूँ। मैं ज़्यादातर वक़्त घर पर ही गुज़ारा करता था। थोड़ी बहुत देर बाहर तफरीह की और फिर घर, कहीं बाहर भी जाता तो वापस इसी जगह आने के लिए बेचैन सा रहता। इस घर में ऐसी क्या बात थी? जब मुझे इस बात का ख़्याल आया तो मैं अपना मकसद भूल रहा हूँ, तो फ़ौरन ही नए सिरे से खुद को तैयार किया।
اس کے گھر پر سے پولیس فورس ہٹ گئی تھی، صرف اس کا باڈی گارڈ ہی اب اس کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ میرے اتنے دن کوئی کانٹیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے پولیس والے ان سب باتوں کو اس کا وہم اور کسی کی شرارت کہہ کر جا چکے تھے، لیکن وہ خود بہت خوفزدہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی ہے جو اسے واقعی مار دینا چاہتا ہے۔ اب کی بار میں اس کے گھر میں گھسا تھا۔ جب ارادے اٹل ہوں تو کوئی ناممکن نہیں ہوتا۔ اس کے گھر میں الیکٹریشین بن کر گھسنا میرے لیے ہرگز مشکل نہ تھا۔ میں اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ موت اس کے کتنے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بیڈ روم کے ڈریسنگ ٹیبل پر مارکر سے بڑا بڑا جلی حروف میں تمہیں مار ڈالوں گا لکھا آیا تھا۔ آتے وقت ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل اٹھانا میں ہرگز نہیں بھولا تھا۔ اب کی بار میں اسے اسی کے موبائل سے فون کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اب کی بار یہ سب کر کے دل خوش نہیں ہوا تھا۔ اتوار کا دن تھا، میں بستر پر سستی سے پڑا انگڑائیاں لے رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کھولا تو سامنے ہانیہ کھڑی تھی، مجھے ناشتے کے لیے بلانے۔ اس کی گلابی آنچل کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا، یہ رنگ آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا کیوں نہیں لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر فکریں اچھال رہے تھے۔ میں اس کے جوابوں سے محظوظ ہوتا ہوا اپنی شرٹ استری کرنے لگا تو وہ فوراً آگے بڑھ آئی اور اپنی خدمات پیش کی۔ میرے دو ٹوک انکار پر اس کا کھلا ہوا چہرہ ایک دم مرجھا گیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے ہاں پہنچا تو ناشتے کی میز پر میرا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ مجھے نظر انداز کر کے قصدن ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ناشتے کے دوران بھی وہ بالکل چپ رہی تھی۔ آنٹی اس سے اور کھانے کے لیے اصرار کر رہی تھیں اور وہ منہ پھلائے ضدی انداز میں انکار کر رہی تھی۔ اس طرح ناراض بیٹھی ہوئی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے بے اختیار میں نے دعا کی تھی، کاش یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ اگر یہ خواب ہے تو میں سوتا ہی رہوں، کبھی میری آنکھ نہ کھلے۔ اس پل میں نے سوچا تھا کہ کیا شداد کی جنت اس جنت سے زیادہ خوبصورت ہوگی؟ کیا اس جگہ سے زیادہ خوبصورت روئے زمین پر کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے؟ میں باہر نکلا تو وہ اخبار ہاتھ میں لیے ہنوز ناراض بیٹھی تھی۔ وہ ناراضی جو اپنائیت کا پتہ دیتی ہے، جب ہم کسی اپنے سے روٹھ جاتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں منائے گا۔ میں بے اختیار اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اس کے ناراض چہرے پر میری باتوں سے مسکراہٹ پھیلی تو میں بھی مسکراتا وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس سے باتیں کر کے میرا دل چاہا کاش میں واقعی تیمور سجاد ہوتا، کاش میرا کوئی بھیانک ماضی نہ ہوتا، کاش میں نے ان لوگوں کو اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ سب سچ ہوتا، کاش جیسا یہ مجھے سمجھتے ہیں میں ویسا ہی ہوتا۔ میرے دل سے ایک آہ نکلی تھی، تمہارے دل میں میری طرف سے جو وسوسے تھے وہ سب بالکل صحیح تھے۔ پھر میرے اندر سے آواز ابھری تھی، میرا دل چاہا میں وہاں بھاگ جاؤں، کہیں دور چلا جاؤں۔ کمرے میں آ کر میں کتنی دیر تک گم بیٹھا رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں سہیب ریاض زندگی میں اپنے کسی عمل پر کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ میرے لیے دنیا کا کوئی شخص اہم نہیں سوائے اپنی ذات کے۔ میں خود کو باور کرا رہا تھا۔ اپنی بدلتی ہوئی کیفیت مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، ایک حصہ سہیب ریاض کے پاس ہے اور ایک تیمور سجاد کی طرف۔ مجھے اپنے آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ شام تک یہ اضطراب اور بے قراری ایک ہی جان کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ خود کو تمام سوچوں سے آزاد کرتے ہوئے میں نے اس کا نمبر ملایا۔ مجھے اپنا مقصد فراموش نہیں کرنا، میں نے خود سے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں فون پر اس سے بات کر رہا تھا، اسے شک ہو گیا تھا کہ میں سہیب ہوں۔ اسی وقت مجھے وہاں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ہانیہ ہاتھوں میں کچھ پکڑے کھڑی تھی۔ میرا غیظ و غضب سے برا حال ہو گیا۔ اسے میرے بارے میں سب پتہ چل گیا۔ یہ سوچ ہر سوچ پر حاوی تھی۔ مجھ پر ایک جنون سوار ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر میں نے 2 قدموں سے آگے اسے بڑھنے ہی نہ دیا تھا۔ اسے بھی انتہائی بے رحمی اور سنگدلی سے کھینچ کر کمرے میں لاتے ہوئے میرے دل کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں اس وقت سہیب ریاض تھا جو اپنے راستے میں آنے والے کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ مجھ سے التجائیں کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی اور میں سکون سے کھڑا اسے اذیت دے رہا تھا۔ اس کا منہ میں نے اتنی سختی سے بند کیا تھا کہ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ مجھے اس پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ کیوں آئی یہ یہاں؟ میرا اصلی روپ اگر دیکھ ہی لیا ہے تو اب باقی سب بھی دیکھتی جاؤ ہانیہ محمود۔ میری پوری قوت سے مارے اس تھپڑ سے وہ بے حال سی ہو گئی تھی۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اسے انتہائی سپاک اور سرد لہجے میں نے کوئی بھی بات کسی کو بتانے سے منع کیا اور وہاں سے جانے کو کہا تو وہ دیوانہ وار وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ چلی گئی تھی اور میں خاموش کھڑا اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب جب کہ اسے میری اصلیت پتہ چل گئی ہے، مجھے جلد از جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ باہر سے آتا بارش کا شور مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تو فرش پر جا بجا کچھ پڑا ہوا تھا، الٹی پڑی ہوئی ڈش اور کوئی کھانے کی چیز۔ وہ میرے لیے کچھ پکا کر لائی تھی۔
میرے لیے، میں نے خود سے کہا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ میں نے وہ سب اٹھا کر ٹرے میں بھرنے شروع کر دیے۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ گلابی دوپٹہ پڑا ہوا تھا جسے آج اس کے سر پر دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ گلابی رنگ دنیا کا حسین رنگ ہے۔ دوپٹہ میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور کھڑا ہوا تو میرے اندر دور دور تک سناٹا پھیلا تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر میں کمرے میں واپس آ گیا۔ دیوار کے پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں کی ایک ایک چیز میری صفاکی کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ کیا کر رہی ہوگی؟ وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ میرے اندر مختلف خدشے بیدار ہونے لگے۔ میں بے اختیار پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ان کے پوشن میں داخل ہوا۔ وہ نیم کے بیچوں بیچ فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ہانیہ! میں چیختا ہوا اس طرف لپکا تھا۔ او میرے اللہ! یہ میں نے کیا کر دیا؟ ہانیہ پلیز اٹھو، پلیز آنکھیں کھولو۔ میں جنونی انداز میں اسے جھنجھوڑ رہا تھا مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ جو راتوں کو سوتے سے ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی، مجھ جیسے شیطان کا اصلی روپ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں اور میرے ہاتھوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ چہرہ جو پھول سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے، میں اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر رو پڑا تھا۔ ہاں، میں واقعی رویا تھا۔ ہانیہ آنکھیں کھولو، خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ میں ڈیڈی کے مرنے کے بعد زندگی میں دوسری دفعہ رویا تھا، بالکل بچوں کی طرح، مگر میری کوئی آواز، کوئی پکار اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی رہی تھی۔ میں اسے اٹھا کر کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹا کر باہر بھاگا۔ گیٹ سے باہر گاڑی نکال ہی رہا تھا کہ آنٹی واپس آ گئی تھی۔ میں نے گاڑی نظر انداز کر کے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ یا اللہ، اسے کچھ نہ ہو، مجھ سے سب کچھ لے لے، ہر خوشی، ہر سکھ، جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لے، بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ طوفانی بارش میں فورتھ گیئر میں گاڑی چلاتا پاگلوں کی طرح یہی بات کہے جا رہا تھا۔ اس دل کی دھڑکن کے ساتھ تو میری سانسوں کی ڈور بندی ہے، اسے کچھ ہوا تو کیسے جی پاؤں گا؟ ڈاکٹر کو لے کر میں واپس گھر پہنچا تو آنٹی اس کے سرہانے بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ ڈاکٹر کے تفصیلی معائنے اور تسلی آمیز جملے، فکر کی کوئی بات نہیں کے باوجود وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ میری غلطی ہے، میں اسے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئی؟ جب پتا ہے کہ یہ بہت ڈرتی ہے تو اسے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ پتا ہے تیمور، ہانیہ پہلے ایسی نہیں تھی، بڑی بہادر اور بولڈ لڑکی تھی۔ بھیا کی وفات کے بعد سے اسے پتا نہیں کیا ہو گیا۔ یہ کہتی ہے پھپھو ہم اکیلے رہ گئے ہیں، ہمیں اکیلا سمجھ کر کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور بارش سے تو یہ کس قدر ڈرتی ہے، جس روز بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو اس دن تو ہانیہ مجھ سے لپٹ کر سوتی ہے۔ لاکھ کوشش کر لی میں نے، مگر اس کا خوف دور نہیں کر پائی۔ کبھی سوچتی ہوں شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، پھر خیال آتا ہے یہ اتنی نازک اور حساس ہے، اس کا شوہر اس کا خیال صحیح سے رکھ بھی پائے گا کہ نہیں؟ حالانکہ کتنے سارے رشتے آئے ہیں مگر میرا دل ڈرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے مخاطب تھیں۔ میرا دل خود پر تھوکنے کو چاہا تھا۔ وہ کیسی قیامت کی رات تھی۔ ہم دونوں اس کے پاس بیٹھے اس کے ہوش میں آنے کے منتظر تھے۔ بے ہوشی میں وہ کئی بار چلائی تھی، پھپھو مجھے بچا لیں، پھپھو مجھے بچا لیں، اور اس کی یہ پکار مجھے ندامت سمندر میں غرق کر رہی تھی۔ اسے ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ اس کے منہ سے نکلا تھا، پھپھو مجھے چھپا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آنٹی کے منہ سے میرا نام سن کر اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے لگا ابھی وہ چیخ چیخ کر کہے گی، پھپھو یہ آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، پھپھو اس کی کسی بات کا یقین مت کیجیے گا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے اذیت دی، اس کی وجہ سے میرا آنچل میرے سر سے ہٹا، اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ مگر میری توقع کے خلاف وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر کفل پڑے ہوئے تھے، لب بھینچے ہوئے، جیسے اب زندگی میں کبھی کچھ بولنا نہیں چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ہونٹوں کی خاموشی مجھے برسوں پہلے کی ایک اندھیری رات یاد دلا گئی تھی، جب ایک معصوم بچے نے باپ کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نہیں نکل پائی تھی، جو دنیا کو چیخ چیخ کر اپنے باپ کے قاتلوں کا نام نہیں بتانا چاہتا تھا، جو نہ اپنے باپ کو بچا سکا تھا اور نہ خود کو بچانے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کے ڈر نے اسے خاموش رکھا تھا۔ ہانیہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ باپ کے شریف خون کے ساتھ ساتھ میری رگوں میں اس ناگن کا گندا خون بھی تو دوڑ رہا ہے۔ دوسروں کے اعتماد سے کھیلنا، انہیں دھوکہ دینا، یہ تو میرے خون میں شامل ہے۔ خون کا اثر تو آنا ہے جو اس بد کردار عورت نے مجھے دیا۔ کیا اس کی رذیل فطرت کا کوئی اثر مجھ میں نہ آتا؟ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے خود کو اس عورت کے حوالے سے گالی دی تھی، اور خود اپنے آپ کو گالی دینا آسان کام نہیں۔ میں تقدیر کو نہیں مانتا تھا اور تقدیر سامنے کھڑی مجھ پر ہنس رہی تھی۔ کیا اب بھی مجھے نہیں مانو گے؟ آؤ مجھ سے لڑو۔ میں ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا، یہ زندگی میرا کیسا امتحان لے رہی تھی۔
وقت کی عدالت میں، زندگی کی صورت میں، یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے، کس نے یہ بنایا ہے؟ کس لیے بنایا ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ زندگی کے پرچے کے سب سوال لازم ہیں، سب سوال مشکل ہیں۔ مجھے اب کیا کرنا ہے میری بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے 21 برس میں نفرت کی آبیاری کی، جسے اپنے خون جگر سے سینچا۔ کیا وہ اتنی کمزور تھی کہ محض ڈیڑھ ماہ کے عرصے میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئی؟ کیوں میرا دل میرے خلاف جا رہا تھا؟ کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں وہ سب غلط تھا؟ ان حسین آنکھوں میں میرے لیے آنسو تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھی زاروں کی طرح روتے ہوئے میری محبت کا اقرار کر رہی تھی۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، جشن منانا چاہیے تھا۔ میری خواہش کتنی جلدی پوری ہو گئی تھی۔ ان حسین آنکھوں سے بہنے والا ہر اشک میرے لیے تھا، میری وجہ سے تھا۔ اس کا ہر اشک میرے دل پر گر رہا تھا، اور مجھ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ان آنکھوں سے آنسو صاف کروں، اس سے کہوں کہ ہاں، میں ہی وہ شخص ہوں جس پر تم آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی ہو۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کبھی تمہیں ڈرنے نہیں دوں گا۔ میں اسے روتا چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کاش میں تمہارے قابل ہوتا، کاش میں تمہارے جتنا اچھا ہوتا تو کبھی تمہیں رونے نہ دیتا۔ نفرتوں کے زہر سے میرا بدن نیلا پڑ چکا ہے۔ محبت اب مجھے راس نہیں آئے گی۔ کیا کروں کہ میں تیمور سجاد نہیں، سہیب ریاض ہوں، اور تم نے تو تیمور سجاد سے محبت کی ہے نا، جو بہت اچھا ہے۔ تم کبھی سہیب ریاض کو دیکھو۔ نفرتوں نے جسے محبت کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں اٹا ہوا ہے۔ مجھے معاف کر دینا ہانیہ محمود، مگر اب ان نفرتوں کے بنا میں جی نہیں سکتا۔ ابن آدم پھر جنت سے نکل کر منافقت، جھوٹ اور مکر و فریب سے بھری دنیا میں آ گیا تھا، جہاں محبتوں کے دریا بہتے تھے، جہاں کا آسمان خلوص سے بھرا اور زمین چاہتوں سے لبریز تھی۔ وہ جنت ابن آدم کو راس نہیں آئی تھی۔ سڈنی بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہی تیز رفتار زندگی، وہی بھاگتے دوڑتے مصروف لوگ، وہی قدرتی حسن سے مالا مال سرزمین، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ آج کل میں نے شراب پینی چھوڑ دی ہے تو یہ کوئی ایسی تشویش کی بات تو نہیں۔ نہیں دل چاہتا میرا، اگر لڑکیوں میں میری دلچسپی ختم ہو گئی تو کیا ہوا؟ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں جس پر حیران ہوا جائے۔ ولیم کے ہاں ڈنر پر ولیم نے ایک ٹرکش مسلمان لڑکی سے میرا تعارف کروایا، جو بے حد خوبصورت تھی۔ میں صرف ہیلو ہائی کر کے وہاں سے ہٹ گیا تو ولیم آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی خوبصورت لڑکی کو تم نے نظر انداز کر دیا؟ میں نے تو خاص طور پر تمہارا اس سے تعارف کروایا تھا۔ لڑکیوں سے متعلق میری دلچسپی سے میرے تمام ہی دوست آگاہ تھے، اور اکثر ہم آپس میں بیٹھ کر ان لڑکیوں کو ڈسکس کیا کرتے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ میرے دوست مجھ پر رشک کیا کرتے تھے کہ مجھ میں ایسی کیا مقناطیسیت ہے کہ ہر لڑکی میری طرف کھنچتی چلی آتی ہے۔ بزنس میں میرے اپنے جو اصول تھے ان سب میں تبدیلی آ رہی تھی۔ مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے آس پاس رہنے والے اس تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے، یہاں تک کہ مارک ایک روز مجھ سے الجھ پڑا۔ تم پاگل ہو گئے ہو سہیب، یاد کرو تم ہی کہا کرتے تھے کہ بزنس میں صرف اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ بزنس میں ایمانداری، اصول اور سچائی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اسے میرے کئی فیصلوں سے اختلاف تھا۔ اس کو لگتا تھا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بزنس کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہوں۔ میں نے اس کے اعتراضات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ جو مجھے صحیح لگے گا میں وہی کروں گا۔ تمہیں اعتراض ہے تو تم خوشی سے الگ ہو سکتے ہو، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ میں کاکٹیلز اور ڈانس پارٹیز میں شرکت کے مقابلے میں تنہا رہنے کو ترجیح دینے لگا تھا۔ آفس کے بعد سارا وقت گھر پر گزارتا یا پھر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا۔ صبح سو کر اٹھتا تو اپنے گھر کا وسیع و عریض لان مجھے ایک دم بکواس لگتا۔ آنکھوں کے سامنے ایک دم کوئی آہستہ آہستہ گھاس پر پاؤں رکھتا نظر آنے لگتا۔ کانوں میں کسی کی بڑی پیاری اور میٹھی کرت کی آواز گونجنے لگتی۔ میں کوئی بات یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس جادو نگری کی ہر یاد کو ذہن سے جھٹک دینا چاہتا تھا۔ اپنا دھیان فوراً کسی اور طرف لگانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا، مگر جتنا بچنے کی کوشش کرتا وہ طلسم کدہ اتنا ہی یاد آتا۔ رات کو سوتے سے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا، اس کی روتی ہوئی آواز میرے آس پاس بکھر جاتی۔ خود کو کمزور پڑتا دیکھ کر اپنے آپ سے لڑنے لگتا۔ دسمبر کا مہینہ ہر سال میرے لیے قیامت کا مہینہ ہوتا تھا، خصوصاً 27 دسمبر کی رات تو مجھے پاگل کر دیا کرتی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں ہر سال کرسمس کی چھٹیاں ساری دنیا سے کٹ کر اپنے گھر میں مقید ہو کر گزارا کرتا تھا۔ میرے سینے میں ایک آگ جلتی تھی، اور اس آگ میں جلتا میرا وجود نفرت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتا تھا۔
وہ رات میں شراب کے نشے میں غرق ہو کر گزارا کرتا تھا۔ نہ ہوش و حواس میں ہوں گا اور نہ اپنی بزدلی اور کم ہمتی کا احساس میرے اندر بیدار ہوگا۔ اور پچھلے 4 سالوں سے تو میں کرسمس کی چھٹیاں اٹلی میں گزارنے لگا تھا۔ اسی جھیل کے کنارے کھڑی ہو کر خود سے کہا کرتا تھا، معاف وہ کرتا ہے جو کچھ کر نہیں سکتا، جو انتقام لینا جانتا ہے اس کے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمہیں اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اب کہ جب دسمبر آیا تو میری وہ کیفیت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ بے شک اس مہینے نے مجھے اداس کر دیا تھا، مگر میرے اوپر کوئی جنونی کیفیت سوار نہیں ہوئی تھی۔ کرسمس کی چھٹیاں میں نے گھر میں ہی گزار دی تھیں، مگر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ہاں، 27 تاریخ کو میرا دل بڑا بے چین اور مضطرب سا تھا۔ ماضی کی ایک ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی، وہ یادیں مجھے رلا رہی تھی، میں تڑپ رہا تھا۔ اپنے اضطراب کو کم کرنے کے لیے میں ساری رات اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتا رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے صبر دے دے، مجھے جو بے سکونی لاحق ہے اسے ختم کر دے۔ جو کچھ میری تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، میں اسے بدلنے پر قادر نہیں۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں، مجھے ایسا کر دے۔ میں روتے روتے سو گیا تھا۔ صبح اٹھا تو دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا، میرا دل بالکل ہلکا پھلکا اور مطمئن تھا۔ میں اتنے عرصے سے خود سے جھوٹ بول رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، مگر آج میں خود سے صرف سچ سننا چاہتا تھا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ وہ صہیب ریاض جو ایک خود غرض انسان تھا، جو مغروریت اور فرعونیت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، جو انسانوں کو چیزوں کی طرح استعمال کرتا تھا، جو اپنے لیے ہر ناجائز بات کو بھی جائز سمجھتا تھا، جو تقدیر کو نہیں مانتا تھا، جو معاف کرنا نہیں جانتا تھا، وہ صہیب ریاض تو اسی روز مر گیا تھا جب ایک گلابی آنچل اس کے کمرے کی دہلیز پر گرا تھا۔ صہیب ریاض کو تو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا۔ وہاں سے جو چلا تھا وہ تو تیمور سجاد تھا، جس نے زندگی میں کبھی کوئی برا کام نہیں کیا تھا، جو بہت اچھا تھا، جو صرف محبت کرنا جانتا تھا۔ جزا اور سزا اپنے ہاتھ میں لینے والا وہ کون تھا؟ زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا، وہ ہر انتقام سے آزاد ہو گیا تھا۔ واقعی محبت اور نفرت کسی دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اور صہیب ریاض کی موت کے ساتھ ہی اس کی تمام نفرتیں بھی مر گئی تھیں۔ اب تو سینے میں صرف ایک محبت بھرا دل دھڑک رہا تھا، جو اپنے برائے سب کے غم پر ایک سا دکھ محسوس کرتا تھا۔ میں شہلا عثمان کو جان سے مار دوں، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، یا اس کی لاش گدھ کے سامنے ڈال دوں، تب بھی اس کا بیٹا کہلاؤں گا۔ یہ کڑوی سچائی مجھے ہر قیمت پر تسلیم کرنی پڑے گی کہ میں نے ایک بد کردار عورت کی کوکھ سے جنم لیا۔ میں مر بھی جاؤں تو یہ سچائی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور اگر یہی سچائی ہے تو مجھے اسے ماننا پڑے گا، کیونکہ میرے نہ ماننے سے سچائی بدل تو نہیں جائے گی۔ او میرے خدا، اتنی سی بات سمجھنے میں نے اپنی عمر کے 32 سال گنوا دیے۔ 22 سال تک ایک ایسی بات پر جو میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی اور جسے میں بدل نہیں سکتا تھا، خود کو اذیتیں دیتا رہا، کتنے دلوں سے کھیلا، کتنی آہیں سمیٹیں، کتنوں کو دکھ دیا۔ یہ زندگی تو محبت کرنے کے لیے بہت تھوڑی سی ہے، ہم اس میں نفرت کرنے کا وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں؟ کتنی ہے انسان کی زندگی؟ 60 سال، 70 سال، بہت سے بہت 100 سال، بس اتنی سی زندگی، اور اس میں انسان نفرتیں پالتا ہے، دلوں میں کدورتیں رکھی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے حسد کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ مجھے تو اگر 100 زندگیاں بھی اور ملیں تو میں انہیں محبتوں کے ساتھ گزارنا چاہوں گا، اپنی اسی جنت میں۔ میری جنت؟ میں نے خود سے کہا، کیا اب میری وہاں جگہ ہوگی؟ کیا وہ لوگ مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا وہ لڑکی ابھی بھی میری منتظر ہوگی؟ کیا وہ میری محبت کا یقین کر لے گی؟ ہاں، تم نے اپنے گناہوں کی بہت سزا پا لی، جاؤ اپنی جنت میں۔ میرے اندر سے آواز آئی تھی، اور سنو، وہ یقیناً تمہیں معاف کر دے گی، کیونکہ محبت سمندر کی طرح ہوتی ہے، اس کا دل سمندر جتنا بڑا اور ظرف سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے۔ پپو کو دوا کھلا کر سلانے کے بعد وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ان دنوں وہ کچھ بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی گلاس ڈور سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس نے دور سے ایک آدمی کو تیز تیز قدموں سے چل کر اس طرف آتے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈر گئی، ہاں لالا کے ہوتے گھر میں کون گھس آیا؟ وہ ہلکے براؤن رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا، دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے آگے تانے، خود کو بارش سے بچانے کی کوشش کرتا ہوا وہ تیز تیز چلا آ رہا تھا۔ تیمور! اچانک اس کے دل سے آواز نکلی تھی، وہ بے اختیار کھڑی ہوئی تھی، بھاگتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی، بغیر سردی اور بارش کی پرواہ کیے۔ تیمور نے اسے نکلتے دیکھ لیا تھا اور خود بھی بھاگتا ہوا اس تک آ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، پورے 1 سال بعد۔ ہانیہ، میں بہت طویل مسافت طے کر کے آیا ہوں، کیا مجھے میری جنت واپس مل جائے گی؟ اس کے سوال میں کئی امیدیں تھیں، کئی اندیشے تھے۔
देखो मुझे मायूस मत करना। मैं उस सुहेब को जो शैतान सिफ़्त था मार आया हूँ। तुम्हारे सामने इस वक़्त तैमूर खड़ा है। तुम्हारा तैमूर, वो तैमूर जिससे तुमने मोहब्बत की थी। वो बड़ी आस से उसे देख रहा था और वो जवाब में उसका हाथ थाम कर रोते हुए बोली थी, इतनी देर क्यों की आने में? मैं कितनी अकेली हो गई थी। और वो उसके जवाब पर एकदम पुरसकून हो गया था। सारे अंदेशे, सारे ख़दशे ख़त्म हो गए थे। उसके लबों पर कितने अरसे बाद बड़ी दिलफ़रेब सी मुस्कुराहट फैली थी। देर कहाँ हुई है, हम दोनों वैसे ही हैं, हमारी जन्नत वैसी ही है और मोहब्बत हमारे साथ है, वो उसके अश्क साफ करता हुआ बोला। और सुनो हानिया, मोहब्बत कभी नहीं हारती। वो बड़े पुरयकीन लहजे में बोला था। कोई जंजीर हो, आहन की, चांदनी की, रिवायत की, मोहब्बत तोड़ सकती है। ये ऐसी ढाल है जिस पर ज़माने की किसी तलवार का सिक्का नहीं चलता। अगर चश्मे तमाशा में ज़रा सी मिलावट हो, ये आईना नहीं चलता। ये ऐसी आग है जिसमें कोई ज़ंजीर हो, आहन की, चांदनी की, रिवायत की, मोहब्बत तोड़ सकती है। ये ऐसी ढाल है जिस पर ज़माने की किसी तलवार का सिक्का नहीं चलता। अगर चश्मे तमाशा में ज़रा सी मिलावट हो, ये आईना नहीं चलता। ये ऐसी आग है जिसमें बदन शोलों में जलते हैं तो रूहें मुस्कुराती हैं। ये वो सैलाब है जिसको दिलों की बस्तियां आवाज़ देकर खुद बुलाती हैं। ये जब चाहे किसी भी ख्वाब को ताबीर मिल जाए, जो मंज़र भुज चुके हैं उनको भी तनवीर मिल जाए, दुआ जो बेठिकाना थी उसे तासीर मिल जाए, किसी रस्ते में रास्ता पूछती तकदीर मिल जाए। मोहब्बत रोक सकती है किसी गिरते सितारे को, ये चिकनाचूर आईने की किरचें जोड़ सकती है, जिधर चाहे ये बागें मोड़ सकती है। कोई ज़ंजीर हो, इसको मोहब्बत तोड़ सकती है। मोहब्बत दिलों की मलिका है और मेरे दिल की सल्तनत पर जब इस मलिका ने बड़े तुमतराक से कदम रखा तो नखुवत से बोली थी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोई और नहीं रह सकता। और फिर इस मगरूर मलिका ने मेरे दिल से तमाम नफरतें निकाल फेंकी थी। आज मेरे लिए मेरे माजी की हर बात सिर्फ एक तल्ख याद है। अब ये यादें मुझे पागल नहीं करती, मेरे अंदर कोई शैतान बेदार नहीं होता, कोई फिरौन नहीं जागता, इंतकाम की कोई आग मेरे अंदर नहीं जलती, इसलिए कि मोहब्बत मेरे साथ है। ये बड़े प्यार से मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखते हुए कहती है, उदास मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जिसके साथ मोहब्बत हो उसे किसी बात की क्या क्या फ़िक्र। कितना गलत कहता था मैं कि मोहब्बत इंसान को कमज़ोर और बुज़दिल बना देती है। मोहब्बत तो इंसान को बहुत बहादुर बना देती है, उसे सब्र करना और माफ़ कर देना सिखाती है। और जो लोग सब्र करते हैं और बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद माफ़ कर देते हैं, वो बुज़दिल तो नहीं होते, वो तो बहुत आली हिम्मत होते हैं। मोहब्बत आम से इंसान को बहुत ख़ास बना देती है। ये इंसान को बहुत अच्छा बना देती है। इसमें फ़रिश्तों की सी सिफ़ात पैदा कर देती है। मोहब्बत अगर इंसान को ज़िंदगी से प्यार करना सिखाती है, तो इसमें इंसान खुश-खुश मौत को भी बड़ी बहादुरी से गले लगा लेता है। मोहब्बत सागिर जैसी होती है, उसी की तरह बेकरां और लामहदूद अपने अंदर कई अनमोल ख़ज़ाने छुपाए हुए। यकीन करें, मोहब्बत बहुत खूबसूरत है और ये जिसका हाथ थाम लेती है, उसको भी अपनी तरह खूबसूरत बना देती है।